सुनिए भाई, ये जो चैप्टर था इंडिसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके। हम लोगों ने 49 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आई होप कोई डाउट्स नहीं होंगे आप लोगों को। अभी हम लोगों को 50, 51, 52 एंड 53 ट्राई करना है। अच्छा, जो बच्चे अभी नए हैं मैं उनको बता देता हूँ कि जो चैप्टर इंडिसेस है इट्स ऑल अबाउट पावर। ठीक है ना? पावर कौन सी पावर? जल्दी बताओ कौन सी पावर? जिम जाने से जो आती है, पॉलिटिक्स में आने से जो आती है, रेस टू द पावर यानी 2 to the power 5। ये जो पावर है, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दीज पावर्स। पावर नेगेटिव में हो, पावर फ्रैक्शन में हो, पावर डेसिमल में हो, पावर की भी पावर हो, बहुत सारी पावर्स हो, तो इन सभी सिचुएशन से हमें निकालता है ये चैप्टर। ठीक है ना? तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जिसमें हमने देखा कि भाई किस तरीके से हम कॉम्प्लिकेटेड पावर्स को भी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को? ये क्वेश्चंस देख देख के कुछ याद आ रहा है? पावर्स पावर्स, पावर की पावर, पावर, इतनी सारी पावर, पावर्स, हर क्वेश्चन में आपको क्या दिखेगा? पावर्स। ठीक है ना? तो समझ आ गए थे सारे क्वेश्चंस? कोई डाउट? पक्की बात नहीं है? देखो भाई, 4 क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी से करेंगे फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। जो नया चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे उसका नाम रहेगा लॉगरिथम्स। ठीक है ना? स्टार्टिंग में थोड़ा डरावना लग सकता है, स्पेशली उन बच्चों को जिनकी मैथ्स वीक है, बट ओवर द टाइम जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस आपको इजी लगने लगेगा। इस बात की मैं पर्सनल गारंटी लेता हूँ। ठीक है ना? तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करना। हो सकता है दिमाग पे जोर ज़्यादा पड़े, तो जब जोर ज़्यादा डलता है तो चीज़ें गर्म भी होती हैं। ठीक है ना? जब बिजली पे जोर ज़्यादा डले तो वायरिंग्स भी गर्म हो जाती हैं भाई। ठीक है ना? देखा ही आप लोगों ने, तो थोड़ा हो सकता है। तो देखिए भाई, क्वेश्चन हमारे सामने a इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 प्लस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3 एंड हमें वैल्यू निकालनी है a माइनस 14 होल स्क्वायर। ट्राई किया था किसी ने? कृतिका ट्राई किया? नहीं हुआ? भारती ट्राई नहीं किया? ट्राई किया नहीं हुआ? ओके। अनन्या ट्राई नहीं किया? बुक नहीं थी भाई? मित्रों नहीं हुआ? चलो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करेंगे ध्यान समझना। अच्छा एक बात बताइए, स्कूल लेवल पे एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, शायद आप लोगों को याद हो कि इस टाइप की जब भी सिचुएशन दिखती है हम पहला स्टेप क्या करते हैं? वेरी गुड, रैशनलाइज। ठीक है ना? इस टाइप की जब भी सिचुएशन दिखती है, कौन सी सिचुएशन? जहाँ पे हमें डिनोमिनेटर के अंदर रूट दिख रहा हो या न्यूमरेटर के अंदर रूट दिख रहा हो। दिख रहा है यहाँ पर √3। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। इतना दिमाग में आ रहा है? सबको याद आ रहा है? तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करते कैसे हैं? जल्दी याद दिलाइए। जो डिनोमिनेटर में बीच में साइन होता है उसका अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर में डिवाइड और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे देखो 7 माइनस 4√3 है, तो हम क्या करेंगे? 7 प्लस 4√3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 प्लस 4√3 को डिवाइड करेंगे, या फिर बोल सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है ना? रैशनलाइजेशन याद आ गया? कुछ कुछ ऐसे ही करते थे। जो भी डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है, इसमें जो बीच वाला साइन है इसको अपोजिट करके जो बना, ठीक है ना, 7 माइनस 4√3 का साइन अपोजिट किया तो क्या बना? 7 प्लस 4√3। इसको मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में। ठीक है जी? अब क्या करेंगे बताइए? 7 प्लस 4√3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4√3, जल्दी बताइए क्या होता है? 7 प्लस 4√3 होल स्क्वायर। हाँ या ना? कोई डाउट? गिले शिकवे नहीं? अच्छा, a माइनस बी और a प्लस बी। वेरी गुड। a प्लस बी, a माइनस बी किसकी प्रॉपर्टी होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। अच्छा, अभी तक हमने जो भी किया, क्या ये 11th-12th क्लास में सिखाया जाता है? नहीं, ये सब 10th तक की मैथ्स ही है, तो आपको डरना नहीं है, सब 10th का है। तो एक बात बताइए, क्या लिखेंगे हम लोग इसको? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात समझ? किसी को गिले शिकवे यहाँ तक जिनकी मैथ्स वीक है? नहीं? अब क्या करें? अगर एक रूट है और एक स्क्वायर है तो कैंसिल आउट हो जाता है? हो जाता है। तो क्या बचेगा? ये a। कैसे होता है? हमें पता है स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। अब पावर्स जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो क्या बचेगा? a।
इजी। तो इसी तरीके से जो न्यूमरेटर है इसमें क्या बचेगा 7 प्लस 4√3, क्योंकि ये वाला स्क्वायर और ये वाला रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। बट रूट जो है ना वो अभी नीचे बचा है। आपको समझना है कि जो रूट है, स्क्वायर रूट है, वो न्यूमरेटर का भी है, डिनोमिनेटर का भी है। अभी न्यूमरेटर वाला तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, बट डिनोमिनेटर वाला बचा है, तो हम डिनोमिनेटर वाला अभी एज इट इज लिखते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। 4√3 का स्क्वायर क्या होता है 48। कैसे निकाला 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर। 4√3 होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर क्या होता है और √3 स्क्वायर क्या होता है, आंसर क्या आ जाएगा 48। इजी, ठीक है ना। 48। मुझे बताइए 49 माइनस 48 क्या होता है 1। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, ठीक है ना। 1 की कोई भी पावर हो, 1 का कोई भी रूट हो, आंसर हमेशा 1 होता है। इजी। बताइए क्या बचेगा 7 प्लस 4√3। ए की वैल्यू क्या आ गई 7 प्लस 4√3। ए की वैल्यू क्या आ गई 7 प्लस 4√3। हमें क्या करना है ए ब्रैकेट ओपन ए माइनस 14 होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं, मेरे ख्याल से कृतिका ने भी यहाँ तक कर लिया होगा, ठीक है। तान्या यहाँ तक हो गया था, तान्या ने ट्राई किया नहीं, करा करो यार। देखो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, सीए फाउंडेशन का मैथ्स का एग्ज़ाम पता है कब था, परसों ट्यूसडे को। आज तो क्या है, आज फ्राइडे ना, परसों से भी एक दिन पहले, आज तो इकोनॉमिक्स का है फिर, ठीक है जी। और नहीं, इकोनॉमिक्स का कल हो गया, कल फाउंडेशन के एग्ज़ाम खत्म हो गए थे, ठीक है ना। ट्यूसडे के बाद थर्सडे को ख़त्म हो गया। बच्चों का हमेशा से पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोग इस चीज़ से सीखो, ठीक है ना। पास्ट एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि बच्चों का पूरा पेपर ख़त्म नहीं होता मैथ्स का। और मैं उनको बोल बोल के थक जाता हूँ कि भाई मैथ्स का पेपर कंप्लीट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम लोगों का मैथ्स का पेपर कंप्लीट नहीं करवा पाएगी। भगवान स्वयं भी आके बैठ जाए ना बाजू में, तब भी नहीं होगा कंप्लीट। प्रैक्टिस ही कर सकते हैं काम। तो प्रैक्टिस किया करो जितनी कर सकते हो, तभी पेपर कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज मैथ्स का पेपर छूटता है। इस अटेम्प्ट में भी बच्चों का मैंने एक बच्चा नहीं देखा जिसका पेपर पूरा कंप्लीट हो गया हो। क्यों? क्योंकि किसी ने भी उतनी प्रैक्टिस नहीं करी जितनी रिक्वायर्ड थी। थोड़ी बहुत कर ली कि पास होना है भाई, हो जाएंगे, ठीक है ना। बट हमें अच्छे नंबर लाने हैं, हमें पूरा पेपर कंप्लीट करना है। पेपर करके निकले तो ऐसा लगना चाहिए कि भाई हाँ जी 90 ऊपर आराम से आएंगे, 90 अबव आराम से आएंगे। अब बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया, सर मैं 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया, सर मैं 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया। ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। और तो 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके बच्चे 40 कैसे लाए? ये भी तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए, नेगेटिव मार्किंग और होगी भाई। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, घर जाके प्रैक्टिस करो। अकाउंट्स की एक बार को छोड़ दो, इकोनॉमिक्स की एक बार को छोड़ दो, लॉ की एक बार को छोड़ दो, बट मैथ्स की बिल्कुल अफोर्ड मत करना छोड़ना, ठीक है ना। देखो इको का पेपर एक बच्चा आपको नहीं मिलेगा जिसने फाउंडेशन दे रखा हो, पूछ लेना जिसका इको का पेपर छूटा हो, किसी का नहीं छूटता। बल्कि इको का पेपर सबका 1.5 घंटे में 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। 100 क्वेश्चंस 1 घंटे में 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चा बेचारा आधा घंटा बैठ कर आता है इको के पेपर में, क्योंकि इको के पेपर में कैलकुलेशंस नहीं होती। आपको अगर आंसर पता है आप टिक कर दोगे, नहीं पता छोड़ दोगे, ठीक है ना। उसमें इतना दिमाग नहीं लगता, कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट नहीं होता। MCQ पेपर है, क्वेश्चन पढ़ा आंसर टिक किया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर टिक किया। पेपर टाइम लेते हैं अकाउंट्स का, लॉ का और मैथ्स का। अब अकाउंट्स और लॉ में क्या होता है 3 घंटे मिलते हैं, तो एक बार को हो जाता है पेपर कंप्लीट। बट मैथ्स में तो 2 घंटे मिलते हैं भाई, और क्वेश्चन भी पूरे 100 होते हैं। तो मैथ्स टाइम लेता है, और उस टाइम मैनेजमेंट का एक ही तरीका है प्रैक्टिस। तो जब मैं होमवर्क देता हूँ तो उसको करके आया करो, प्रैक्टिस किया करो घर पे क्वेश्चन। जब तक वो नहीं करोगे ना, आदत नहीं पड़ेगी मैथ्स के क्वेश्चन करने की खुद से, वो आदत नहीं पड़ेगी तो पेपर 100% छूटेगा, अभी से बता रहा हूँ। अब हमें निकालना है ए माइनस 14 होल स्क्वायर की वैल्यू। मेरे पास आ चुका है a इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3। अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो 7 है ना इसको a के पास पहुँचाने वाला हूँ। तो a माइनस 7 इज इक्वल टू 4√3 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब मैं करने वाला हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करने वाला हूँ? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर स्क्वायर, बताओ a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
इज इक्वल टू 4√3 का होल स्क्वायर क्या होता है 48, अभी अभी हम लोगों ने निकाला था। पता है जी ए स्क्वायर माइनस 14a इज और 48 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये -48, तो 49 माइनस 48 कितना होगा 1 इज इक्वल टू 0। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सर हम एक काम करते हैं ना, 49 को दूसरी साइड पहुँचा देते हैं, तो 48 माइनस 49 क्या होगा -1। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे a माइनस 14 होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी। एक बात बताइए, अगर मैं ये वाला ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, स्क्वायर को छोड़ दो, अभी ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस 14 है, और मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 14 है। अरे मुझे ए स्क्वायर माइनस 14a के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो अगर ए स्क्वायर माइनस 14a माइनस 1 है, तो बताइए ए स्क्वायर माइनस 14a होल स्क्वायर क्या होगा 1। लो जी आंसर आ गया, क्लैरिटी मिली, ठीक है ना। अब ए की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, बट ये ज़्यादा इजी है, उस आप ट्राई करोगे ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ये ज़्यादा इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर सकते हो 7 + 4√3 ब्रैकेट ओपन 7 + 4√3 माइनस 14 होल स्क्वायर, बट इट विल टेक टाइम, इससे जल्दी हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कैसे करना है ध्यान से समझना। क्वेश्चन देख करके आपको भी थोड़ा सा डर लग सकता है कि सर इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे होता है, बट बहुत इजी होते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ आ गया, सोल्यूशन रब कर दूं, पक्की बात, चलिए सुनो। x की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 2 अप टू इन्फिनिटी, ये है x की वैल्यू। मुझे एक बात बताइए, रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 2 माइनस अप टू इन्फिनिटी, ये जो मैंने येलो येलो हाईलाइट किया है, एंड ये जो पूरा है x की वैल्यू, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? जो मैंने सर्कल मार्क किया है और जो मैंने येलो हाईलाइट किया है, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? सोचो और बताओ, क्या आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? जो मैंने सर्कल मार्क किया है और जो मैंने येलो मार्क किया है, इसमें कोई फर्क है? बोलो बोलो। देखो x की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 2 अप टू इन्फिनिटी, और जो मैंने येलो मार्क किया है कि रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 2 माइनस अप टू इन्फिनिटी, एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है। अगर ये बड़ी वाली चीज़ x है, तो ये छोटा वाला सर्कल भी तो x है, बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। मैंने जो येलो वाला पार्ट है वो x है, येलो वाला पार्ट बड़े वाले पार्ट के बराबर है, बड़ा वाला पार्ट क्या है x है, बोलो हाँ या ना। छोटा वाला पार्ट बड़े पार्ट के बराबर है, बिल्कुल सेम, और बड़ा वाला पार्ट x है, तो क्या मैं छोटे वाले पार्ट को x नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, मैंने वही किया है और कुछ भी नहीं किया। मैंने क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन किया, एज इट इज, ये जो क्वेश्चन है एज इट इज नोट डाउन किया है, सिर्फ मैंने इस चीज को x लिख दिया है, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने अभी रेक्टेंगल के अंदर डाली है और ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल मैंने बनाया है, ये बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों ही रूट ऑफ 2 से शुरू हो रहे हैं, माइनस रूट ऑफ 2 दोनों में ही हो रहे हैं, और अप टू इन्फिनिटी तक दोनों ही जा रहे हैं। आ रही है ना बात समझ आप लोगों को? अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि अगर मुझे रूट दिख रहा है, मुझे समझ आ रहा है रूट हटाने का एक अच्छा तरीका है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर और 2 माइनस एक्स हो जाएगा इधर, स्क्वायर और रूट कट जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, सारी वैल्यूज को इक्वल टू के एक साइड लेकर के आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने किस किस को आती है? हाँ जी, किस किस को आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना? ओके वेरी गुड, बाकियों को नहीं आती? अरे हाथ अच्छे से खड़े करो जब आती है तो भाई, ठीक है ना, 3-4 बच्चों को आती है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने स्कूल में पढ़ा होगा, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, जिसमें हम बीच वाले टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से बीच वाला टर्म बने, और उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट बने।
अच्छा देखो, पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, आखिरी टर्म है -2, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? -2x²। तो मुझे बीच वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन क्या बने? -2x²। और जब ऐड करूं तो क्या बने? +x। तो क्या मैं इसको +2x - x लिख सकता हूं? बताइए, +2x - x क्या होता है? x। 2x - x क्या होता है? x। और 2x मल्टीप्लाई बाय -x क्या होता है? -2x²। याद आ गया स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म? पक्की बात? ठीक है ना, स्कूल लेवल में पढ़ा था अपना 8th 9th क्लास में, 10th क्लास में। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, x² और +2x में x कॉमन है, x + 2 बचेगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? -1, तो x + 2 अगेन बचेगा ब्रैकेट के अंदर। अब इसके अंदर और इसके अंदर x + 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा? x - 1 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। तो x + 2 = 0 एंड x - 1 = 0, तो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? -2 and 1। ठीक है ना, -2 and 1, -2 and 1। लो जी, आंसर आ गया। बता रहा हूँ अभी, रुक जाओ। ये इतना समझ आ गया? अब मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है कि इसका आंसर नेगेटिव हो सकता है? √2 - √2 - √2 लगता है नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप ट्राई करके देख लेना कभी भी, वैसे तो ट्राई कर ही नहीं पाओगे आप इस चीज़ को, ठीक है ना, क्योंकि इन्फिनिटी में जा रहा है वो। बट इसका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। तो क्या आएगा आंसर? 1। आई बात समझ? एक बड़े नंबर में अगर आप एक छोटा नंबर माइनस करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं। ये सबसे बड़ा नंबर है -√2, और इसके बाद जो माइनस हो रहा है वो एक बहुत ही छोटा नंबर है। ठीक है ना, समझ आ रही है आपको बात? एक छोटा नंबर है, तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ पाएगा। तो इस लॉजिक के साथ हम क्या बोलेंगे कि इसका आंसर होगा 1। चलिए, इसको मैं आपको एक तरीके से और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे 1/2 - 1/2² - 1/2³ - 1/2⁴ - 1/2⁵ - 1/2⁶। तो इसका आंसर नेगेटिव हो सकता है? कोशिश करते हैं। 1/2 कितना होता है? 0.5। 1/4 कितना होता है? 1/8 कितना होता है? बताइए, 1/8। 1/16 कितना होता है? 1/32 कितना होता है? 1/64 कितना होता है? करिए। 0.5 - 0.25 - 0.125 - 0.0625 - 0.03125 - 0.015615। तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? बताइए, निकाल के बताइए क्या आंसर आ रहा है। बताइए, पॉजिटिव आ रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? तो होता क्या है कि एक बड़ा नंबर है, जो जब आप उसमें सारे छोटे नंबर्स माइनस करते जाओगे, और छोटे भी बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जब माइनस होने वाले जो नंबर्स होंगे ना, वो 0.00001 0.0000001 इस तरीके से होने लग जाएंगे। तो इट विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस इन आंसर। तो आपका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा, चाहे कितनी कोशिश कर लो, आप कितना भी दूर पहुंच जाओ, आंसर कभी नेगेटिव नहीं होगा। मैंने तो 2⁶ तक लिखा है, आप 2⁻100 तक भी पहुंच जाओगे ना, तब भी आंसर नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना, यही सेम चीज़ लॉजिक यहाँ पर भी लग रहा है। यही बात समझ आप लोगों को थोड़ी बहुत? ठीक है ना,
चलिए 52, क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा 52 मैं कराता हूँ, बट कोशिश करना 53 आप खुद ट्राई करें मेरे सामने। मैं 5 मिनट दूंगा, ट्राई करना, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा ट्राई किया किसी ने? हुआ? हो गया, वेरी गुड। ए की वैल्यू है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। बताओ क्या करेंगे? रैशनलाइज। ठीक है ना, हमें इस टाइप के क्वेश्चंस देखते ही एक ही चीज़ याद आती है, रैशनलाइजेशन। बताइए जी, 3 प्लस √2, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 क्या हो जाएगा? √3 प्लस √2 होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा? √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर हो गई बात? बताइए जी, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो √3 का स्क्वायर हो गया 3, √2 का स्क्वायर हो गया 2, और प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √2, तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय √6। ठीक है जी, अपॉन √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2। तो हम बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू आ जाएगी क्या? 5 प्लस 2√6। इसी तरीके से मुझे बताइए बी की वैल्यू क्या आएगी? वेरी गुड, 5 माइनस 2√6। देखो कैसे, 3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो जब हम रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे माइनस और माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो √3 माइनस √2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अच्छा √3 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2, तो नीचे सेम सिचुएशन बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो 5 माइनस 2√6 आ जाएगा। बताओ बात, ये बात क्लियर है? जल्दी 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 सारे बच्चे बताओ, क्लियर है सबको? ठीक है ना, अगर क्लियर नहीं तो करके देख लो भाई, यही आएगा ए और बी की वैल्यू। अब हमें ए प्लस बी निकालना था, तो बताइए ए क्या है? 5 प्लस 2√6 प्लस बी क्या है? 5 माइनस 2√6। आंसर क्या आ गया? 10 है। इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ट्राई करें अब आप लोग। देखो आधा क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें पता है, पता कि नहीं पता? देखो ए की वैल्यू ये रही और बी की वैल्यू ये रही, सेम क्वेश्चन है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, यहाँ पे भी यही था। बी की वैल्यू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, यहाँ पे भी यही था। आपको इसके आगे सॉल्व करना है, यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा बिल्कुल, ठीक है ना। इसके आगे सॉल्व करना है। पल्लवी समझ आ रहा है आपको? यस सर। ओके ओके, लेट्स ट्राई। ए स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 2√6 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 माइनस 2√6 होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 24। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 20√6, 2ab, 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2√6, तो 2 5 10, 10 इंटू 2 20, 20√6 ये आ गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये और ये कट जाएगा, 25 प्लस 25 50, 24 प्लस 24 48, 50 प्लस 48 इज 98। बताओ भाई, बात समझ आ गई? ठीक है ना, चैप्टर फिनिश हो गया। इजी लगा या नहीं? इजी था। प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? सुनो, मेरी बुक जो थी इसमें तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आपके पास एक बुक बची है ICAI की बुक, ठीक है ना, जो इंस्टीट्यूट से आपको मिल गई होगी, उससे क्वेश्चंस ट्राई करना बैठ करके आज, ठीक है। अच्छा, हमारी अगली क्लास मेरे साथ कब होगी? ऑन मंडे। तो आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में क्या करना है आप लोगों को? इंडिसेस के सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं फ्रॉम द बुक। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मिसप्रिंट भी हैं, आपके आंसर नहीं आएंगे, मैं भी इसे बता देता हूँ।
ठीक है ना। तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना कि क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। एक ही क्वेश्चन में होता है ना, करने में आंसर नहीं आया तो आप 1 घंटा लगा देते हो, फिर दिमाग गर्म हो जाता है, फिर बैठ जाते हो, मैं नहीं पढ़ रहा, मुझसे नहीं हो रहा। ये नहीं करना, नहीं हो रहा छोड़ देना, मुझसे पूछ लेना, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन मिस प्रिंट भी हैं। एक तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो मिस प्रिंट है उसके अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन पेज 22 पर है, ये भी मुझे याद है, 1.22, और बड़ा सा क्वेश्चन उस पेज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है देखने में, वो गलत है। बाकी और क्वेश्चन ट्राई करना है आप लोगों को, उसके अंदर आपको कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, मज़ा आएगा आपको करने में, और फिर डाउट्स पूछना मुझसे। चलिए अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नाम है लॉगरिथम्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इस चैप्टर को बनाया क्यों है। अच्छा, क्योंकि हम सीए कर रहे हैं और फाउंडेशन लेवल पर हैं, तो ये भी दिमाग में सवाल आता है कि सर क्या ये फर्दर हमें काम आएगा सीए बनने के बाद, या सीए इंटर या फाइनल लेवल पर? आंसर इज़ नो। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन लेवल पर आपके मार्क्स जुटाने के लिए काम आता है, बाकी किसी काम नहीं आता। मार्क्स जुटाने के लिए पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन आएगा तो आएंगे ना मार्क्स, उसी का काम है इसका, और कोई काम नहीं है। एग्जाम में आएगा। इसके अलावा आप सोचो कि इंटर लेवल पे इसका कोई यूज़ है? नो। फाइनल लेवल पे कोई यूज़ है? नो। सीए बनने के बाद कोई यूज़ है? नो। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पढ़ी हैं जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई रेलेवेंस नहीं है, उसमें से एक ये भी आप पढ़ने वाले हो। अच्छा, एक चैप्टर जो हमने पढ़ा था, पहला चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको ज़िंदगी भर काम आएगा। अब सीए बनो ना बनो वो काम आएगा, ठीक है ना। पढ़ने के बाद पता चल गया होगा आप लोगों को। जिन्हें नहीं पढ़ा है टेंशन ना ले, पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जो थोड़े बच्चे न्यू हैं, ये आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का कंटेंट है, ठीक है ना। मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ। बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है ना। मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ पेपर नंबर 3, ठीक है ना। पेपर नंबर 1 कौन पढ़ाएगा? अभिजीत सर, अकाउंट्स। पेपर नंबर 2 अभिजीत सर, लॉ। पेपर नंबर 3 मयंक सर, और पेपर नंबर 4 ईशान सर। पेपर नंबर 4 क्या है? इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। पेपर नंबर 3 क्या है जो हम पढ़ रहे हैं? बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो इसके अंदर 3 पार्ट हैं, 40 एंड 20 नंबर के। ये तो स्वीट डिश है, ठीक है ना। जब रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड में स्वीट डिश ऑर्डर करते हैं और उसके लिए एक्साइटेड भी होते हैं कि लो जी पेट भर गया, अब थोड़ी सी जगह तो रह जाती है भाई, ठीक है ना, आओ जी स्वीट डिश खाएं, मज़े करें, ठीक है ना। वही ये स्वीट डिश है। जब पूरा कंटेंट हम पढ़ लेंगे, बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेंगे, तो एंड में क्या करेंगे? स्वीट डिश खाएंगे। जैसे पढ़ने में मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, छोटा सा है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी स्वीट डिश की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स लॉजिकल रीजनिंग की है। अब सुनिए, बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। इंडिसेस जो हो गया, लॉगरिथम्स जो हम पढ़ने वाले हैं, रेशियो प्रपोर्शन जो हम अगला पढ़ेंगे लॉगरिथम्स के बाद, इक्वेशंस फर्दर हमें पढ़ना है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ आगे चल के पढ़ना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, एपीजीपी पढ़ना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ चुके हैं, सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन अभी पढ़ना है, ठीक है ना। ये 2 चैप्टर्स, ये चैप्टर एंड ये चैप्टर 11th 12th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं। जिनके पास 11, 10, 12th में मैथ्स थी उन लोगों को ये 4 चैप्टर्स पढ़ने में आसानी होती है, 1, 2, 3 एंड 4। ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 12th क्लास में भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, फाउंडेशन लेवल पे भी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मज़ेदार बहुत है, ठीक है ना। अगर बात करें इस पूरे लिस्ट के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर कौन है, तो पहले नंबर पे तो आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बट दूसरे नंबर पे आएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है अगर कॉन्सेप्चुअली समझो तो। रटने की कोशिश करोगे तो चैप्टर ही नहीं होगा, फिर तो आप छोड़ ही दोगे एंड में एग्जाम के वक्त, ठीक है ना। फिर सेट रिलेशन फंक्शन बहुत इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत है, बट ईजी बहुत है। तो आप लोगों को इस चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी, ठीक है ना। इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। हंसते खेलते निकल जाएगा। और इन 2 चैप्टर्स में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हंसते खेलते निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि 11th 12th पे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का लेवल ये है, ठीक है ना, ये बेस समझ लो, टेबल को बेस समझ लो, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ये लेवल समझ लो 11th 12th वाला, तो फाउंडेशन पे इसका लेवल सिर्फ इतना है 10%, ठीक है ना। जो आप 11th 12th में पढ़ते हो उसको सिर्फ 10% है सी फाउंडेशन लेवल पे, तो ईजी है, मुश्किल नहीं है। और फिर स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को शुरू करना है, इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, और लॉजिकल रीजनिंग एंड में करना है, इसमें भी अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो जो न्यू स्टूडेंट है उनका क्या मिस हुआ है? एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी और एक इंडिसेस, ठीक है ना।
टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, दोबारा कर लेंगे, दोबारा पढ़ लेंगे। लॉगरिथम्स शुरू करते हैं अब। क्यों भाई, क्यों बनाए चैप्टर? ये देखो इनकी प्रॉपर्टीज देख करके तो डर लग रहा है सर, फोबिया सा हो रहा है हमें, तो चक्कर से आने लग गए। ठीक है ना, क्या है ये मैथमेटिक्स तो लग नहीं रही, इसमें तो सारे अल्फ़ाबेट्स भरे पड़े हैं, कोई छोटा कोई बड़ा कोई बहुत बड़ा। ठीक है ना, तो पर्पस क्या है लॉगरिथम्स का वो समझो। लॉगरिथम्स इज यूज्ड प्रैक्टिकली टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर 1.1 टू द पावर x इज इक्वल टू 2.41174 है और हम बोल रहे हैं फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो उसको एक नॉर्मल तरीके से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेटर का यूज़ करके कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात? साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करें। अब आता है लॉगरिथम्स का यूज़, कि भाई लॉगरिथम्स को यूज़ करो और इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो इस टाइप की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम्स का यूज़ होता है। अब हम लोगों को क्या इस चैप्टर के अंदर इस टाइप की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना है? आंसर इज नो। ये चैप्टर पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड है। इस चैप्टर के अंदर आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें आपको लॉग टेबल का यूज़ करना हो। ठीक है ना, इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लॉग टेबल का यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने कभी लॉग टेबल देखी है? देखिए, नहीं देखी तो मेरी बुक के आखिरी पन्ने पे आ जाओ, मेरी बुक के आखिरी पन्ने पे आ जाओ, मैं सॉफ्ट कॉपी में भी आ जाता हूँ भाई। आखिरी पन्ने पे आपको दिख रहा होगा टेबल फॉर एरियाज अंडर कंसिडरेशन अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम 0 to z। ये लॉग टेबल नहीं है। इससे पहले का जाओ एंटी लॉग टेबल, ये भी लॉग टेबल नहीं है बट ये एंटी लॉग टेबल है। ठीक है ना, और इससे एक और पहले पन्ने पे आ जाओ, ये भी एंटी लॉग टेबल है, दिख रहा होगा आपको ऊपर एंटी लॉग टेबल लिखा है। और इससे एक दो पन्ने और पहले आ जाओ, यानी कि पेज नंबर 128 पे आ जाओ, आपको यहाँ पर दिखेगी लॉगरिथम्स टेबल। ये दो पेज में है, लॉगरिथम्स टेबल 1, लॉगरिथम्स टेबल 2। ठीक है ना, दो पेजेस में जा रही है लॉग टेबल। जा क्यों रही है भाई? यहाँ पर हम लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है निकालना सीखेंगे, लॉग 11, लॉग 12 करते करते लॉग 55 तक आ गया, फिर लॉग 56 एंड ऑनवर्ड्स 99 तक यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, लॉग निकालना सीखना है अगर तो लॉग टेबल का यूज़ होता है। बट मैंने क्या बोला कि इस चैप्टर में आपको लॉग की वैल्यूज़ नहीं निकालनी, प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम इस चैप्टर के ना सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और एक भी बार इस लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। ठीक है ना, एक भी बार इस लॉग टेबल की हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉग टेबल की ज़रूरत बहुत पड़ती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर के अंदर, बट वो भी हमने कर लिया विदाउट लॉग। टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में हमने क्या लॉग का यूज़ किया एक भी बार? जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने उस चैप्टर में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व कर लिया था ट्रिक से। याद आ रहा है आप लोगों को? हमें टाइम निकालना होता था पावर में, प्रैक्टिकली किसी मैथमेटिशियन के पास जाओगे वो लॉग का यूज़ करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, बट हम लोगों को ट्रिक्स पता थे, हम लोगों ने ट्रिक्स का यूज़ करके उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हम लोगों को लॉग की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट उस चैप्टर के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस अराइज होती थी जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते कि अब क्या होगा, वो सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लॉग से ही सॉल्व होती थी। ठीक है ना, तो यूज़ था लॉग का, बट हम लोगों ने उसको उस पूरे फेज को निकाल दिया विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, ट्रिक्स के थ्रू। ये जो चैप्टर है अब ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। इसके अंदर हमें समझना है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, log a बेस a की वैल्यू क्या होती है, अगर log b बेस a लिखा हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं, log a प्लस log b क्या होता है, log a माइनस log b क्या होता है, log n बेस a इज इक्वल टू x है तो क्या हम a टू द पावर x इज इक्वल टू n लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है, समझनी है। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग हमें समझना है इस चैप्टर के अंदर। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है वो ऐसा सा दिखेगा एग्जाम के अंदर, ये आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, log 64 बेस रूट 2 इज इक्वल टू log 8 बेस 2 इज इक्वल टू, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ log 0.0001 टू द बेस 0.1 इज, ठीक है ना, फिर ये देखो log 1728 बेस 2 रूट 3 इज इक्वल टू log 1/81 टू बेस 9 इज इक्वल टू। इस टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं, दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log a स्क्वायर अपॉन bc प्लस log b स्क्वायर अपॉन ca प्लस log c स्क्वायर अपॉन ab। अब इन क्वेश्चंस में लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, लॉग टेबल का 1% यूज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ है। अगर ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर लोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से इंडिसेस चैप्टर था, इंडिसेस चैप्टर पावर के बारे में है, तो क्या लगता है कि कितना मुश्किल होता होगा पावर्स को सॉल्व करना, बट हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके उस क्वेश्चन को ईजी करके सॉल्व कर लिया।
इंटरसेस चैप्टर पावर के बारे में है, हमें लगता था कितनी कैलकुलेशंस होंगी, बट क्या कभी भी किसी भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस दिखी? आपने कैलकुलेटर का यूज़ कितने क्वेश्चन में कर लिया, जबकि फाउंडेशन लेवल पे कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड है, फिर भी हमने इंटरसेस चैप्टर में हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेटर का यूज़ किया होगा, किसी भी क्वेश्चन में नहीं किया। बिल्कुल वही सीन इस चैप्टर का है कि लॉग की कैलकुलेशन करना एक मुश्किल प्रोसेस होता है, लॉग टेबल का यूज़ करना पड़ता है, बट वो करना ही नहीं है। करना क्या, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करके ऐसे ही सॉल्व कर देना हम लोगों को, ठीक है ना। दिमाग में घुस रहे इस चैप्टर को पढ़ने की अप्रोच क्या है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, रीड कैसे करते हैं उस चीज़ को, रीड करते हैं log 1 टू द बेस ए। अब मैं टू द बेस ए की जगह क्या बोलूँगा, log 1 बेस ए, ठीक है ना। लंबा क्यों बोल रहे भाई, ठीक है ना। log 1 बेस ए इज इक्वल टू 0, log a बेस ए इज इक्वल टू 1, log a पावर x बेस ए इज इक्वल टू x, log a पावर x इज इक्वल टू x log a। इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, log 1 बेस ए इज इक्वल टू 0, और a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, चाहे उसका बेस कुछ भी हो, चाहे उसका बेस कुछ भी हो। यानी कि अगर मैं लिखूँ log 1 बेस 10, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, log 1 बेस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, log 1 कुछ भी बेस ले लो, आपका मर्जी है, 1.5 ले लो चाहे, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0, log 1 विथ एनी बेस इज ऑलवेज 0। सिर्फ एक चीज़ क्या बोलता है कि बेस जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे समझने की कोशिश करना, हम लोगों को पता है 21/0 क्या होता है, जल्दी बताइए। कैनॉट बी डिटरमाइंड, नॉट वैलिड, नॉट एप्लीकेबल, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, इसका कोई आंसर नहीं होता। अब इसका आंसर 0 भी नहीं बोल सकते, इनफाइनाइट भी नहीं बोल सकते, इसका आंसर होता है नॉट एप्लीकेबल, नॉट वैलिड, ठीक है ना। जब 0 हो जाता है डिनोमिनेटर तो आंसर क्या हो जाता है, नॉट एप्लीकेबल। बट 0/21 क्या होता है, 0, ये हमें पता है। अरे ना बेसिक मैथ याद आ रही है आप लोगों को। इसी तरीके से अगर log का बेस 0 हो जाता है ना तो आंसर क्या हो जाता है, इनवैलिड। जैसे डिनोमिनेटर भी 0 हो जाता है, आंसर इनवैलिड हो जाता है, इसी तरीके से log का बेस 0 हो जाता है तो आंसर इनवैलिड हो जाता है। तो बेस जो है वो 0 ना होकर के कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। याद समझ आ गई बात, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना। इस चैप्टर को करूँगा कैसे बताया मैं, हम स्टार्टिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तो उससे क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, 18 प्रॉपर्टीज़। अगर मैंने सारे प्रॉपर्टीज़ करा दी ना पहले और क्वेश्चन पे जंप किया फिर, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं, 18 प्रॉपर्टीज़ दिमाग में घूम रही होंगी। तो इससे अच्छा क्या है कि भाई पहले क्वेश्चंस करो और उनसे रिलेटेड, पहले प्रॉपर्टीज़ करो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे करना है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी डन है, log 1 विथ एनी बेस इज ऑलवेज 0। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, log के आगे जो नंबर है और उसका जो बेस है अगर वो दोनों सेम है तो आंसर हमेशा 1 होगा। यानी कि अगर log 10 बेस 10 है तो आंसर 1 होगा, log 1 बेस 1 है तो आंसर क्या होगा, अब 0 हो जाएगा। क्यों, log 1 विथ एनी बेस इज ऑलवेज 0, ठीक है ना। बट log 5 बेस 5 है तो आंसर क्या होगा, 1, log 100 बेस 100 तो आंसर क्या होगा, 1। बात समझ आ रही है। यानी log के आगे वाला नंबर और उसका बेस अगर दोनों सेम है तो आंसर हमेशा 1 होगा, नंबर और बेस सेम है आंसर 1 होगा, नंबर और बेस सेम है आंसर 1 होगा। ये चीज़ ये प्रॉपर्टी बोलना चाहती है। आगे बात समझ कि अगर ये नंबर a है और बेस भी a है, यानी कि दोनों के दोनों सेम है तो आंसर हमेशा 1 होगा। इजी। अगली प्रॉपर्टी पे हैं, अगली प्रॉपर्टी जो हम करेंगे वो फोर्थ करेंगे, और फोर्थ और सेकंड का जो मिक्सचर है वो थर्ड है। समझ लो ये मम्मी है, ये पापा हैं, तो ये कौन है, इनका बेटा, ठीक है ना। बच्चों में क्या दोनों के जीन्स होते हैं ना, ऐसे समझ लो। तो log a बेस से 1 है, log a टू द पावर x होता है x log a, log 5 टू द पावर 2 क्या होगा, 2 log 5। यानी log के आगे अगर नंबर है और उसकी कोई पावर है तो पावर log के पीछे आ जाती है, log के पीछे आ जाती है। तो जो पावर थी 2 ये log के पीछे आ गई तो क्या हो गया, 2 log 5 हो गया। आ रही बात समझ, क्लियर है। log a टू द पावर b बताओ क्या होगा, b log a, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी उन सभी बच्चों को पता होगी जिनके पास 11th-12th में मैथ्स थी, ठीक है ना, क्योंकि मैथ 11th-12th में ये वाली प्रॉपर्टी कराई जाती है। 11th-12th में लॉगरिथम्स लॉग को पढ़ाया जाता है बट बहुत ही लिमिटेड लेवल पर, आपको हार्डली इन 18 प्रॉपर्टी में से 4 प्रॉपर्टीज आती होंगी,
जिन बच्चों के पास 11-12 में मैथ्स थी, और जिनके पास नहीं थी उनको इन 18 में से 18 ही प्रॉपर्टीज़ नहीं आती होंगी, ठीक है ना। यानी कि रिमेनिंग 14 प्रॉपर्टीज सभी के लिए न्यू हैं। तो ये मत सोचना कि सर मैथ्स वाले बच्चों को तो चैप्टर समझ आ जाएगा, हमें कैसे आएगा, ठीक है ना। उनके लिए भी नया ही है चैप्टर, कुछ ऐसा नहीं है कि उनने कर रखा है पहले से, थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा नहीं किया। अब थर्ड प्रॉपर्टी को समझते हैं हम लोग। लॉग a पावर x बेस a, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? हिंट देता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 का पहले यूज़ करो। जल्दी बताइए क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताइए। x log a बेस a, अगली बात समझ। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज़ करो, ये लो जी, इसलिए x आ गया। ये आई बात समझ आप लोगों को, आया ना? किसी को गिले शिकवे, डाउट्स? तो मैंने आपको बोला है कि चैप्टर स्टार्टिंग में थोड़ा आपको लगेगा नया नया है, आपको लगेगा दिमाग थोड़ा गर्म होगा, बट उसको गर्म होने दो, ठीक है ना। जब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ सर अब थोड़ा है ना बैठ रही है चीज़ें दिमाग के अंदर। अभी तक तो ऐसा लग रहा था तो समझ सा नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं, क्यों क्या कर रहे हैं, बट जब क्वेश्चंस करेंगे तो लगेगा हाँ सर चीज़ें बैठना शुरू हो रही हैं दिमाग के अंदर, ठीक है ना। इसको समझने की कोशिश करो। हमने ये जो सिचुएशन थी इसके अंदर पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई, तो a टू द पावर x हो गया x log a, और बेस को एज इट इज रख दिया। फिर हमने देखा log a बेस a, यानी log के आगे नंबर और इसका बेस सेम होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया, x हो गया। इसलिए यहाँ पर लिखा log a टू द पावर x बेस a इज इक्वल टू x, ठीक है जी। अब समझ आ गया, ये मम्मी है ये पापा है, तो बेटा क्यों है? क्योंकि इस बेटे में दोनों की क्वालिटीज़ हैं, दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इस चीज़ को लिखा गया है। इजी समझ आ रहा है, ठीक है। किसी को समझना है तो बता देना। अक्षत समझ आ रहा है? अक्षय ओके, हाँ मुझे दिख नहीं रहे हो बिल्कुल भी। चलिए अब फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑनवर्ड्स हम थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी से थोड़ी सिचुएशन मुश्किल होना शुरू हो जाएंगी, पहले हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, सब एक ही प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन एक ही प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन एक ही प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन होते कैसे हैं समझना। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 0.0001 टू द बेस 0.1। तो इन क्वेश्चन को करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है समझना, ये जो नंबर होता है ना, नंबर, और ये जो होता है बेस, इन दोनों को सेम करना होता है। कैसे सेम करना है सुनो। क्या मैं लिख सकता हूँ log 1.1 का क्यूब, इस चीज़ को 0.1 का क्यूब बताओ क्या होता है, 0.0001, हाँ या ना, करके देख लो। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, नहीं 0.1 टू द पावर 4 होगा, मल्टीप्लाई बाय 0.1, आंसर आएगा 0.0001, ठीक है जी। और बेस क्या है 0.1, बताओ आंसर क्या आएगा। वेरी गुड। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी हम लोगों ने, बेटे वाली, बेटा बेटा ओ बेटा, क्या होगा 4 पीछे आ जाएगा, 4 log 0.1 बेस 0.1, log a बेस से क्या होता है, log a बेस से क्या होता है 1, तो log 0.1 बेस 0.1 क्या हो जाएगा 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 4। आया समझ। वो जो प्रॉपर्टी थी बच्चे वाली प्रॉपर्टी, बेटे वाली प्रॉपर्टी, वो यूज़ हुई है, और वही सेम प्रॉपर्टी यूज़ होगी सेकंड में भी। बताओ आंसर क्या होगा। वेरी गुड 3। हाँ क्या कह रहे हो आप, ये 0.1 टू द पावर 4 मैंने कैलकुलेट किया, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 क्या होता है, तो मुझे आंसर मिल गया ये वाला। तो मैं समझ गया कि 0.1 टू द पावर 4 ये होता है। अब एक चीज़ समझना, ये आपको आगे चल के डाउट आएगा, सारे बच्चे ध्यान सुनना। अगर मेरा नंबर 1 से बड़ा है, किससे बड़ा है 1 से बड़ा, और अगर मैं उसकी पावर निकालता हूँ, जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना बड़ा वो नंबर बनता जाएगा। बट अगर मेरा नंबर 1 से छोटा है,
जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना नंबर छोटा होगा। अरे बात समझ, यकीन नहीं होता करके देखो। बताओ 2 क्यूब क्या होता है 8, 2 टू द पावर 4 क्या होता है 16, 0.5 क्यूब निकालो, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना आ रहा है 0.125, और 0.5 टू द पावर 4 निकालो एक और बार 0.5 मल्टीप्लाई कर दो भाई 0.0625। बताओ जी ये ज़्यादा बड़ा है ये ज़्यादा बड़ा है, ये बड़ा है, दिस लार्जर नंबर, ठीक है ना। तो अगर 1 से छोटा नंबर है आपका, जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना नंबर वो छोटा होता जाएगा। आपको इसमें क्या कन्फ्यूजन हुआ कि सर 0.1 की पावर अगर 4 करते हैं तो आंसर छोटा कैसे हो रहा है, इस वजह से आपको एक डाउट क्रिएट हुआ होगा, ठीक है ना। तो अब आपको समझ आ गई ये बात, ठीक है। दोबारा समझ लो वरना। बताओ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता कितना है 1, और जब मल्टीप्लाई हुआ है तो कितने डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स थी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डेसिमल पॉइंट पीछे आ जाएगा। लो जी आंसर आ गया। स्कूल में सिखाते थे ना जब छोटे छोटे बच्चे थे, इसी तरीके से सिखाते थे, वही करना है हम लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर समझ आ गया कैसे आएगा। log 8 बेस 2 कैसे लिखेंगे इसको जल्दी बताइए। log 2 क्यूब बेस 2, 3 log 2 बेस 2 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि log 2 बेस 2 हो जाएगा 1। आ रही है बात समझ, बैठाओ भाई दिमाग में बैठाओ इस चीज को। क्लियर, आगे बढ़ जाए, जब सबके जहन में एकदम अच्छे से उतर जाए ये चीज़ तब मैं आगे बढ़ूंगा। देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, समझो क्या हुआ है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यही करना है कि आपको बेस और जो लॉग के आगे नंबर हैं इनको सेम करना है, इनके जो बेसिस हैं उनको सेम करना है। तो यहाँ पर बेस 2 है तो इसका भी बेस 2 बनाओ, तो हमें पता है कि 8 का बेस 2 कैसे बनाया जा सकता है 2 क्यूब करके। लो जी दोनों के बेस 2 2 हो गए, आंसर आ गया, ठीक है ना। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। हमें क्या समझ आ गया इसको देख करके कि हमें किसी तरीके से 64 की जगह क्या लेके आना है रूट ऑफ 2, तो log रूट ऑफ 2 बेस रूट ऑफ 2, बेस तो मैंने रूट ऑफ 2 रखा, अब रूट ऑफ 2 की क्या पावर में लूँ यहाँ पर कि आंसर 64 आ जाए। 2 टू द पावर 6 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, मल्टीप्लाई बाय 2 8, मल्टीप्लाई बाय 2 16, 32 64, अगर 2 की पावर 6 करो तो 64 आता है, तो रूट 2 की पावर क्या करूँगा 12 डबल, क्योंकि रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 2 होता है। तो अगर मुझे 12 रूट 2 चाहिए तो मैं कैसे लेकर के आ सकता हूँ, एक 2 को 2 पार्ट में स्प्लिट करके, एक 2 को रूट 2 लिखूंगा, तो 6 2s को क्या लिखूंगा 12 रूट 2। आ रही है बात समझ, ठीक है ना। तो रूट 2 टू द पावर 12 हमारा आ जाएगा 64, तो आंसर क्या आ जाएगा 12 log रूट 2 बेस रूट 2, ये हो गया 1, आंसर आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 12। हम वही सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर, प्रॉपर्टी नंबर 3 बेटा सन, ठीक है ना। मम्मी पापा को मिक्स करके सन वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। कोई गिले शिकवे यहाँ तक आप लोगों को। आपका नाम क्या है प्रथम, अरे प्रथम पिछली क्लास में भी एक आए थे, अच्छा वो प्रणय था, ओके। सिमिलर से नाम है थोड़े। हाँ जी बताइए, आपको समझ आ रहा है प्रथम, पक्की बात, कोई डाउट्स हो पूछ लेना। फोर्थ अभी नहीं कर रहे हम लोग, फोर्थ आप लोग अभी कर नहीं पाओगे। बताओ जी फिफ्थ क्वेश्चन कैसे होगा। हिंट तो आपको पता चल चुका है क्या करना है हम लोगों को। log 1728 को हमें 2 रूट 3 में कन्वर्ट करना है, और बेस में 2 रूट 3 एज इट इज रहेगा। बताओ जी 2 रूट 3 की पावर क्या लिखूं कि आंसर 1728 आ जाए। बताओ जी 2 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 3 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, आंसर नहीं आ रहा। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होता है 144, आंसर अभी भी नहीं आ रहा। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होता है
1728। 1 2 3 4 5 6 6 log 2√3 बेस 2√3। लॉग के आगे नंबर और बेस सेम हो तो आंसर होता है 1। आंसर आ गया 6। बताओ जी, क्लैरिटी मिली? अच्छा, ये तो हो गया एक अंडरस्टैंडिंग वाला तरीका कि सर हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा जो नंबर है वो 2√3 होना चाहिए। अब हमने क्या किया, 2√3 की पार्ट्स ढूंढना शुरू कर दिया। हमने 3, 5 इन पार्ट्स को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि अगर इन पार्ट्स को कंसिडर करोगे तो आंसर रूट में आएगा। ठीक है ना? इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 × 2 × 2 8, 8 × 3 24√3। तो हमें क्या पता है कि अगर हम ऑड नंबर्स लेंगे 3, 5 तो हमारा आंसर रूट में आएगा। और हमें आंसर क्या चाहिए, 1728 चाहिए, जिसमें रूट नहीं है। तो या तो 2√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, या 4 बार करो, या 6 बार करो, या 8 बार करो, 10 बार करो, तभी हमें आंसर मिल सकता है। आ रही है बात समझ? ठीक है ना? अब फर्दर सुनो मेरी बात। इस क्वेश्चन को नॉर्मल क्या तरीका है करने का, यानी हम कैसे पता लगा सकते हैं कि 2√3 की पार क्या रखें कि आंसर 1728 आ जाए। ये तो हो गया एक वो वाला तरीका कि भाई हम लोगों ने अलग अलग लेवल्स पे इसको मल्टीप्लाई करके देखा, बट नॉर्मल तरीके से कैसे निकलता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन याद है आप लोगों को? क्या होगा ये, 8 6 4, फिर 4 3 2, फिर 2 1 6, फिर 108, फिर 54, फिर 27, 3 9 3 3 एंड 3 1। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। अब हमें क्या करना है, हमें 2√3 चाहिए। क्या चाहिए? 2√3। क्या चाहिए? 2√3। क्या करें भाई, 2⁻6 रहने दो, बट इसको क्या कर सकते हैं, √3⁻6 कर सकते हैं। मतलब 3 का क्यूब और √3⁻6 बात एक ही है कि अलग है? एक ही है। अब बताइए क्या कर सकते हैं इसको, 2√3⁻6। आ गया समझ? तो इस चीज़ को हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। ठीक है ना? बट इसमें टाइम वेस्ट हो सकता है, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो कि भाई 2√3 की पावर 2√3 से तो आंसर 1728 नहीं आएगा, 2√3 से भी आंसर 1728 नहीं आएगा, बट 2√3 आंसर 1728 आ रहा है। लो जी, आंसर आ गया। आ रही बात समझ? शॉर्टकट्स। अगला क्वेश्चन करके दिखाओगे आप लोग? थोड़ा ट्रिकी है, पहले बता रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है। करो। ओके, log 1/81 टू द बेस 9 की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या मैं 1/81 को 1/9² लिख सकता हूँ? अच्छा, क्या मैं 1/9² को 9⁻2 लिख सकता हूँ? हाँ या ना? इंडिसेस चैप्टर में पढ़ा है हम लोगों ने भाई। ठीक है ना? अगर पावर को नेगेटिव करना है, बेस को रिवर्स कर दो, पॉजिटिव करना है तो भी बेस को रिवर्स कर दो। अब यहाँ पे मुझे बेस ऊपर चाहिए, ये जो 9 डिनोमिनेटर में आ रहा है मुझे न्यूमिनेटर में चाहिए, तो मैं कर सकता हूँ, बस पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले पावर +2 थी तो -2 हो जाएगी। इंडिसेस में पढ़े? बताओ जी, -2 log 9 बेस 9, आंसर क्या जाएगा? -2। आगे बात समझ? तो मुझे बताइए जल्दी से, ये जो स्टार्टिंग की 4 प्रॉपर्टीज थी, क्या आपकी ग्रिप बन गई इन 4 प्रॉपर्टीज पर? ठीक है ना? आगे बढ़े। अब जो प्रॉपर्टीज है ना, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी मुश्किल भी है। ठीक है ना? अभी तक इजी थी, अब थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी।
अच्छा देखो, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको ये क्वेश्चंस दिखाए थे कि देखो ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो आपको क्या लग रहा था कि पता नहीं कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जब क्वेश्चंस दिखाया था मैं आप लोगों को कि सर पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, समझ आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं क्या करना है, बट हार्डली 20 मिनट की बात थी, आप लोगों को समझ भी आ गया, आपने खुद भी कर लिया, ठीक है ना। आइए, फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, इसका यूज़ बहुत होने वाला है इस चैप्टर के अंदर, अच्छे से समझना। और इजी प्रॉपर्टी, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। क्या लिखा है, log y विथ बेस a कैन बी रिटर्न एज log y अपॉन log a। कोई गिला शिकवा है इसके अंदर? हाँ जी सर, याद रखना है कि log के आगे जो नंबर है और जो बेस है ये स्प्लिट हो सकता है। कैसे हो सकता है? log नंबर अपॉन log बेस, ठीक है ना, log y अपॉन log a। सुपर इजी प्रॉपर्टी। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या हुआ यहाँ पे बताइए, log रिवर्स हो गया, पहले न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में पहुंच गया, बट log का जो नंबर और बेस था वो भी इंटरचेंज हो गया। log के आगे नंबर था y, बेस था a, अब इंटरचेंज होके नंबर बन गया a, बेस बन गया y। इस चीज़ को समझना आप लोग। log y बेस a को हम क्या लिख सकते हैं, log y अपॉन log a, ये हमने पहले समझा, क्लियर है। फिर हमने समझा कि 1 अपॉन log a log y, और ये एक ही बात होती है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये तो पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, log y बेस a कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन log a बेस y, log y बेस a कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन log a बेस y, ये लिखा है। समझना क्यों क्या लिखा है। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं और अब डिनोमिनेटर में ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो पता क्या होगा, log a अपॉन log y, हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, log y अपॉन log a। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है कि नहीं है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है। क्लियर है, बात क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इजी है और इम्पॉर्टेंट है। देखा जाए तो पहली 4 प्रॉपर्टीज से ज़्यादा इजी है, मतलब पहली प्रॉपर्टी तो बहुत ईजी थी खैर, ठीक है ना, जो तीसरी प्रॉपर्टी थी बेसिकली उससे ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। इसमें कुछ है नहीं, आपको सिर्फ समझना है कि log y बेस को लिखा जा सकता है log y अपन log a, एंड log को अगर रिवर्स कर दो तो इसका नंबर और बेस भी इंटरचेंज हो जाता है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है। अब यही प्रॉपर्टी बनेगी बेस बाकी सब प्रॉपर्टीज़ का। नीचे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें प्रॉपर्टी 5 बेस रहेगी उसका, ठीक है ना। अब जैसे पिज़्ज़ा हम लोग खाते हैं, तो पिज़्ज़ा बेस, अगर आप डोमिनोज को कोई भी पिज़्ज़ा ऑर्डर करो तो बेस तो सेम ही रहता है, टॉपिंग्स का ही तो चेंज होता है कि इसमें अगर आपने मार्गरीटा मांगा है तो चीज़ डाल देंगे सिर्फ, ठीक है ना, या फिर आपने फार्म हाउस डाला है तो उसके अंदर मशरूम्स और ऑलिव्स वगैरह चीज़ 2-4 चीज़ और डाल देते हैं। पेपी पनीर मांगा तो पनीर डाल देंगे, बट बेस सबका सेम ही है, तो ये बेस है, समझ लो। अब इसमें हम टॉपिंग्स चेंज कर करके आगे की प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई करते चले जाएंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जाने अनजाने में अभी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना, आप लोगों को पता नहीं चला होगा बट हम कर चुके हैं। अभी जो हमने लेटेस्ट क्वेश्चन किया था ना उसमें यही प्रॉपर्टी का यूज़ किया था हम लोगों ने। समझना क्या है, log 1 अपॉन m विथ बेस a। मुझे जल्दी से बताइए, क्या 1 अपॉन m को मैं m टू द पावर -1 बोल सकता हूँ, और बेस क्या हो जाएगा a, ठीक है ना। -1 कहाँ जाएगा, log के पीछे, log m बेस a हो जाएगा। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, -log m बेस a, बस बन गई प्रॉपर्टी। जाने अनजाने में कहाँ पढ़ चुके हैं जल्दी बताइए, जब हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने ये तो किया था 1 अपॉन m था ये, अगर तो हमने क्या किया था 9 स्क्वायर लिख दिया था इसको, फिर जब ये ऊपर गया था तो 9 टू द पावर -2 हो गया था, फिर -2 पीछे पहुंच गया, ठीक है ना। तो हमारे पास -2 log 9 बेस 9 हो गया था, वही चीज़ हुई है, वही सेम चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। log b बेस a, log b बेस a,
दिस कैन बी रिटन एज log b अपॉन log a। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 ने हमें बताया। अब यहाँ पे बेस मिसिंग है, दिख रहा है आप लोगों को? तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं कि आप कोई भी कॉमन बेस इन दोनों का ले सकते हो। कॉमन बेस मतलब कि जो बेस ऊपर लिया है वही सेम बेस नीचे लेना है, ये है कॉमन बेस का मतलब। अगर आपने यहाँ पे बेस 5 लिया तो यहाँ पे भी 5 लो, अगर यहाँ पे 10 लिया तो यहाँ पे भी 10 लो, सेम लो। ऐसा अगर करते हो तो इस चीज़ में और इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। क्यों नहीं रहता वो समझने की कोशिश करते हैं। तो log b बेस c को कैसे लिखा जा सकता है? फ़ोन साइलेंट कर लो भाई। log b बेस c को कैसे लिख सकते हैं? log b अपॉन log c, प्रॉपर्टी नंबर 5, क्लियर? डिवाइडेड बाय log a बेस c को कैसे लिख सकते हैं? log a अपॉन log c। मुझे एक बात बताइए, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log b अपॉन log c मल्टीप्लाई बाय log c अपॉन log a? याद है, जब डिनोमिनेटर ऊपर जाता है तो रिवर्स हो जाता है, मल्टीप्लाई रिवर्स हो जाता है, वही किया हम लोगों ने। log c कैंसिल हो गया, क्या बचा? log b अपॉन log a। तो log a बेस b को क्या लिख सकते थे हम? log b अपॉन log a। और log b अपॉन log a क्या होता है? log b बेस a। तो हम log b बेस a को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। वही ये प्रॉपर्टी बोल रही है, समझो, फर्दर सुनो मेरी बात। हमारी प्रॉपर्टी है log b बेस a, log b बेस a इज इक्वल टू log b मल्टीप्लाई बाय log बेस a। देखो b नंबर था तो नंबर रहने दिया, a बेस था तो बेस रहने दिया। मैंने क्या किया, एक कॉमन नंबर को यहाँ पर मिसिंग क्या था? नंबर। यहाँ पे मिसिंग क्या था? बेस। एक कॉमन नंबर को इन दोनों जगह प्लेस कर दिया। अब देखो, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या होगा? log b अपॉन log c मल्टीप्लाई बाय log c अपॉन log a। log c कट गया, क्या बच गया? log b अपॉन log a। जल्दी से बताइए, क्या इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करने से भी ये आ रहा है, यानी ये और ये एक ही बात हो गई। हाँ जी, मैंने आपको क्या बोला कि भाई अब प्रॉपर्टीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी, और जो भी प्रॉपर्टीज़ अब आने वाली है उनका बेस क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 5। तो हम हर प्रॉपर्टी को समझने के लिए प्रॉपर्टी 5 का यूज़ कर रहे हैं। दिख रहा है आप लोगों को? जब हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 को समझा, ये वाला पार्ट, तब भी हमने प्रॉपर्टी 5 का यूज़ किया, और जब हमने ये वाला पार्ट समझा तब भी हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 को यूज़ किया। दोबारा समझना, मैं सब रब कर रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये पार्ट। log b बेस a को हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a। अब क्या बोला कि भाई बेस मिसिंग है, कुछ कॉमन बेस ले सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी log b बेस a कैन बी रिटन एज log b बेस a अपॉन log a बेस c। ठीक है जी। फर्दर हमने बोला कि log b बेस a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं log b मल्टीप्लाई बाय log बेस a। अब यहाँ पर बेस मिसिंग है, इसको c ले लो, यहाँ पे नंबर मिसिंग है, इसको भी c ले लो। ये बोला इसके सेकेंड पार्ट ने। अब अगर आप ये वाला पार्ट सॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा? log b अपॉन log c डिवाइडेड बाय log a अपॉन log c, विच कैन बी रिटन एज log b अपॉन log c मल्टीप्लाई बाय log c अपॉन log a। log c गया, बच गया log b अपॉन log a। log b अपॉन log a कैन बी रिटन एज log b बेस a। आगे वही चीज़ लौट करके वही यहाँ पर देखो, log b अपॉन log c लिख सकते हैं हम, log b बेस c को, और log c बेस c को लिख सकते हैं log c अपॉन log a। ये गया, log b अपॉन log a बच गया, और log b अपॉन log a को हम क्या लिख सकते हैं? log b बेस a। अगेन ये हमारे पास आ गया। ओके, 2 बार समझा दिया। पहली बार 50% उतरा होगा, दूसरी बार रिमेनिंग 50% उतर जाना चाहिए। नहीं उतरा तो एक बार देख लो, समझ लो।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी इसी को बेस रखा है मैंने, ये पिज़्ज़ा बेस है, सिर्फ टॉपिंग्स चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, क्लियर है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये वाला पार्ट, ये बहुत रेयर क्वेश्चंस में यूज़ होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, आपको पूरे लॉगरिथम्स चैप्टर में हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड होंगे, हार्डली 1 या 2, बाकी सारे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के बिना हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए हमने इसको पढ़ना है, बट इसका यूज़ बहुत कम होता है, इसका यूज़ बहुत कम होता है। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो यूज़ होती हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा कौन सी होती हैं। एक तो फिफ्थ होती है, एक पहली 4 प्रॉपर्टीज़ बहुत यूज़ होती हैं, पहली 4, फिफ्थ बहुत यूज़ होती है, सिक्स्थ इतना यूज़ नहीं होती है, सेवन्थ इतना यूज़ नहीं होती। एट्थ प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, log y बेस ए, log y बेस ए कैन बी रिटर्न एज log y अपॉन log a मल्टीप्लाइंग m ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग m बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, m कट जाएगा तो log y अपॉन log a ही बचेगा। बट अब बताइए मुझे प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ करके कि क्या मैं इसको log y टू द पावर m अपॉन log a टू द पावर m लिख सकता हूँ। मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 को रिवर्स में यूज़ किया, मेरे पास ये सिचुएशन थी, इसको मैंने ऐसे लिखा। आ रही है बात समझ आप लोगों को, ठीक है ना। अब मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 को रिवर्स में यूज़ करूं, log a अपॉन log b को कैसे लिख सकता हूं, log a बेस b, तो देखो log y पावर m बेस a पावर m लिख सकता हूं। ध्यान से समझना इस बात को। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती है कि log y अपॉन log a कैन बी रिटर्न एज log y बेस a, यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे की, log y अपॉन log a कैन बी रिटर्न एज log y बेस a, इनकी पावर्स इनके साथ लेके चला गया मैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है होने दो, ठीक है ना। दोबारा समझो, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या थी कि log y बेस a कैन बी रिटर्न एज log y अपॉन log a, ठीक है ना, तो log y बेस a कैन बी रिटर्न एज log y अपॉन log a मल्टीप्लाइंग m ऑन बोथ साइड्स। फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ किया रिवर्स ऑर्डर में, m log y कैन बी रिटर्न एज log y पावर m log a कैन बी रिटर्न एज log a पावर m। फिर मैंने क्या किया, ध्यान सुनना, मैं इस स्टेप से इस स्टेप पे कैसे आया था, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इस स्टेप से वापस उसी स्टेप पे जा रहा हूँ। मैं जैसे इस स्टेप से इस स्टेप पे आया था, अब मुझे क्या करना है, इस स्टेप से वापस इस स्टेप पे जाना है, वो मैंने यहाँ पे किया है। क्लियर हुआ? है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मुझे पता है, इसलिए मैं एकदम स्लो समझा रहा हूँ और रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि एक ही बार समझा के आगे बढ़ गया तो एकदम ही आप लोगों के तो तोते उड़ जाएंगे भाई, ठीक है ना। log y अप बेस ए कैन बी रिटर्न एज log y अपॉन log a, तो log y अपॉन log a कैन बी रिटर्न एज log y बेस a, इसी तरीके से log y अपॉन log a कैन बी रिटर्न एज log y बेस a। बस करा क्या मैंने, ये जो m इनकी पावर्स थी ये इनके साथ ले गया मैं। पार्स को कहाँ छोड़ के जाओगे भाई, वरना पार्स को लेके चलो ना, कि छोड़ तो सकते नहीं उनको, तो पार्स को साथ में ले गया मैं, सिर्फ इतना किया। लो जी, बन गई प्रॉपर्टी। क्या इसने कहा, देखो log y बेस ए कैन बी रिटर्न एज log y अपॉन log a पढ़ रखा है हम लोगों ने, मल्टीप्लाइंग m ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो m log y अपॉन m log a हो जाएगा। फिर हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 का रिवर्स में यूज़ किया, हमें पता है log y पावर m होता है m log y, तो m log y कैन बी रिटर्न एज log y पावर m। ऐसे log a पावर m होता है m log a, तो m log a कैन बी रिटर्न एज log a पावर m। अब जैसे इस स्टेप से ये वाला स्टेप आया था, अब मुझे इस स्टेप से वापस स्टेप पे जाना है, तो ये वाली सिचुएशन समझ लो, ये है। क्या फ़र्क है, पावर का। यहाँ पे log y log a लिखा था, यहाँ पे log y log a लिखा है विद देयर पावर्स। तो अगर मैं वापस इस सिचुएशन में जाऊँगा तो log y बेस से हो जाएगा, तो देखो log y बेस से हो गया, बट इनकी पावर्स भी इनके साथ चली गई तीसरी बार। अब समझ आया, ठीक है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पहले ही बोला था कि चैप्टर स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगेगा, दिमाग गर्म होगा, कोई नहीं, वहाँ तक उसके बाद क्लियर कर दो अपनी मेमोरी ठीक है ना। मैं अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे तो समझ आ जाए, ठीक है ना। तो हम घूम फिर रहे हैं इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सैर करके आ जाता है, टॉपिक्स चेंज कर रहे हैं बेस से में।
प्रॉपर्टी नंबर 9, ठीक है ना, अगेन हार्डली एक या दो क्वेश्चंस में यूज़ होती है, बट अगर होती है तो ये प्रॉपर्टी दिमाग में आनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी दिमाग में नहीं आई तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है। log y पावर m बेस a पावर n, बहुत इजी प्रॉपर्टी है। जो पावर्स है ना, पावर्स m और n, इसको log के पीछे ले जाओ, m ऊपर n नीचे, m ऊपर n नीचे, log लिखो, क्या बच गया, y बेस a, y log y बेस a, बन गई प्रॉपर्टी। ध्यान समझना, ये वाली चीज़ अगर मैं यहाँ पर फिट कर दूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सोचो भाई सोचो, m अपॉन m log y बेस है, बताइए, m अपॉन m log y बेस है। log y बेस को क्या लिख सकता हूँ बताइए, log y अपॉन log a लिख सकता हूँ, यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी थी। घूम गए कोई नहीं, मैं पहले इसलिए वार्निंग दी थी कि जो चैप्टर आप पढ़ोगे दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डलेगा, गर्म होगा, लगेगा कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से आ गए ये, बट ओवर द टाइम जब क्वेश्चंस करोगे तब आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा कि हाँ हो सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। ये मैंने पहले इसलिए बोल दिया था क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। हर बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में, क्योंकि पहले बार हम इन चीज़ों को समझ रहे होते हैं, इससे पहले कभी पढ़ा नहीं होता, ठीक है। आप लोग को याद है वो वक्त जब एकदम छोटे छोटे थे, आप लोगों से मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होता था, वो सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में, उसमें भी प्रेशर आता था कि सही नहीं बताया, हो सकता है मैम या मम्मी थप्पड़ मार दे सीधा कि ये नहीं पता था 2 × 3 क्या होता है, ठीक है, थप्पड़ खा कर अब आप 2 × 3 है ना, आप नींद में भी पूछो बता दोगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ होती है, जब स्टार्टिंग में कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हैं वो मुश्किल लगती है, आपको 2 × 3 भी मुश्किल लगा था एक टाइम पे, बट आज नहीं लगता। तो जब आप ये पहली बार पढ़ रहे हो भी मुश्किल लगना जायज़ है भाई, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा मुश्किल, लगेगा, पहली बार चीज़ आप समझ रहे हो तो ये प्रॉपर्टी बहुत इजी है। आपको क्या समझना है कि जो पावर्स होती हैं नंबर की और बेस की, ये लॉग के पीछे आ जाती हैं और नंबर और बेस एज इट इज़ रह जाते हैं, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टीज़ तो उन बच्चों को पक्का पता होंगी जो बच्चे 11th-12th में मैथ्स के साथ थे, ठीक है ना, क्योंकि गिनती की 4 ही प्रॉपर्टीज़ आपको लॉग में पढ़ाई गई थी, जिसमें से 2 तो ये थी, ठीक है ना। log a प्लस log b होता है log a इंटू बी, और log a माइनस log b होता है log a अपॉन बी। वैसी वर्षा आप बोल सकते हो log a इंटू बी क्या होता है log a प्लस log b, log a अपॉन बी क्या होता है log a माइनस log b। ईजी, इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है ना, ईजी है ये, ईजी एंड इम्पॉर्टेंट। ये 11th-12th में भी इम्पॉर्टेंट थी और ये आज भी इम्पॉर्टेंट है। जो 12th प्रॉपर्टी है ना, ये मिक्स ब्रीड है 10th और 11th का। देखो log a इंटू बी क्या होता है log a प्लस log b, अभी हमने ऊपर पढ़ा। log a अपॉन log b क्या होता है log a माइनस log b, तो यहाँ पे a और b मल्टीप्लाई हो रहा है तो log a प्लस log b कर दिया, और c डिवाइड हो रहा है तो माइनस log c कर दिया। जैसे a अपॉन b क्या होता है log a माइनस log b, तो यहाँ पे इसको a मानो, इसको c मानो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो a मल्टीप्लाई बाई b को कैसे लिख सकते हैं log a मल्टीप्लाई बाई b माइनस log c, तो माइनस log c इसलिए आ रहा है यहाँ पर। और a log a मल्टीप्लाई बाई b को कैसे लिख सकते हो फर्दर log a प्लस log b, ठीक है ना, इजी। ये तो आ गई होगी समझ आप लोगों को। इस प्रॉपर्टी में कुछ समझाने वाली बात है। प्रॉपर्टी नंबर 5 को लगाओ यहाँ पर, बताओ log b बेस से क्या होगा log b अपॉन log a, log b बेस से क्या होगा log b अपॉन log a मल्टीप्लाई बाय log a अपॉन log b क्या हो, कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर बना गया, ठीक है ना। ध्यान समझना, log b बेस c क्या होगा और log a बेस b क्या होगा, बताओ log b गया, क्या बच गया, वेरी गुड। इसको कैसे लिख सकते हैं फटाफट, देखो ना आ रही है ना बातें समझ अब, ठीक है ना, जो चीज़ मुश्किल लग रही थी वो आसान लगने लग रही है धीमे धीमे, ऐसे ही होगा। चलिए, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या समझना है कि भाई
अगर log x इज इक्वल टू log y है तो x इज इक्वल टू y होगा। कंडीशन क्या है कि इन दोनों का बेस सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे बेस a है तो यहाँ पर भी a है, तभी x इज इक्वल टू y होगा। अगर दोनों के बेस डिफरेंट है तो x इज इक्वल टू y नहीं हो सकता, ठीक है ना। यानी कि अगर log दोनों साइड है, बेस दोनों के सेम है और बीच में एक उल्टा का साइन है, तो बच गया वो भी इक्वल है, जो बच गया वो भी इक्वल है, तो x और y बच गया, ये भी इक्वल है। अगली प्रॉपर्टी नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट ईजी है, a टू द पावर log b कैन बी रिटन एज b टू द पावर log a। इंटरचेंज हो गया, जो नीचे बेस था और जो पावर में log की नंबर था वो दोनों इंटरचेंज हो गए। ये a यहाँ पर था, b यहाँ पर था, b नीचे आ गया, a ऊपर पहुँच गया। इसको ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अगली प्रॉपर्टी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना उनको तो आपको करना ही करना है, चाहे इस प्रॉपर्टी को छोड़ के चले जाओ। हाई चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कर लोगे, क्योंकि इनके क्वेश्चन है नहीं ज़्यादा, प्रैक्टिस के लिए नहीं ज़्यादा, तो एग्जाम में तो क्या ही आएंगे, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाओगे काम चल जाएगा, ये प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाओगे काम चल जाएगा, इतनी काम की है नहीं ये चीज़ें, ठीक है ना। अच्छा, इन प्रॉपर्टी को छोड़ने से काम वैसे भी क्यों चल जाएगा, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 पता है। जब आप प्रॉपर्टी 5 अप्लाई करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा उसका आंसर 1 ही है। लेकिन आप क्या, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया और आपको बाई चांस से प्रॉपर्टी नहीं पता, तो आपको प्रॉपर्टी 5 तो पता है जो इंपॉर्टेंट है। आपको पता है log b बेस a कैन बी रिटन एज log b अपॉन log a, और log a बेस b कैन बी रिटन एज log a अपॉन log b। लो जी, log b log a log a कट के आंसर बना गया। तो प्रॉपर्टी नहीं भी पता थी तब भी आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना। और सेम इसके साथ भी वही चीज़ होगी, अगर नहीं भी पता तब भी आ जाएगा। log b कट जाएगा तो log a अपॉन log c बचेगा, विच कैन बी रिटन एज log a बेस c, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज़ नहीं भी करोगे काम चल जाएगा, बट जो इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर करनी है। अब ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई इसको कराने का तरीका भी अलग ही है। लॉग चैप्टर कैसा लगा आप लोगों को, सच बताना, झूठ मत बोलना। बुरा? अरे नहीं बोलो, बुरा लगा। मैं चाहता हूँ तुम बोलो मॉडरेट, नहीं बोलो सर बेकार है। बकवास है। अब देखो लॉग, ये जो है ना, ये लॉग के आगे जो नंबर है ये आप हो, लॉग के आगे जो भी नंबर है ये आप हो, ठीक है ना। अब आपको लॉग चैप्टर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, दिल से पूछो बकवास लगा, बोलो, इसलिए मैंने बोला एकदम सच बोलना, ठीक है ना। नहीं बोला झूठ बोलो, एकदम सच बोलो, बकवास लगा। अब आप अपनी ज़िंदगी से लॉग को लात मार के हटाना चाहते हो, ठीक है ना। आपने अगर लॉग को लात मारी तो लॉग कहाँ जाके गिरेगा, आउट ऑफ ग्राउंड, गायब। आप बच गए और लॉग का बेस बच गया। ठीक है ना, आ रही है बात समझो। आप बच गए और लॉग का बेस बच गया। अब इसको बोलोगे भाई बेस तूने तो ज़्यादा दिमाग ख़राब किया था, लॉग ने किया, तूने बेस, तूने अलग दिमाग का ख़राब किया। अब बेस को भी लात मारोगे, बट लॉग के पास नहीं मारोगे। सोचा लॉग के पास चला गए तो दोबारा मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा। इसको अलग डायरेक्शन में आपने लात मारी, आपने ए को भी किक किया बट अपोजिट डायरेक्शन में, लॉग को उस डायरेक्शन में तो ए को इस डायरेक्शन में। जब आपने ए को किक मारी तो ए किससे जाके टकराया, तो एक्स का क्या हो गया, एक्स का देहांत हो गया, ठीक है ना। एक्स ऊपर पहुंच गया, यानी पावर में पहुंच गया। तो ये अब आपको याद रहेगा कि अगर आपके पास log n बेस इज इक्वल टू एक्स है तो दिस कैन बी रिटन लाइक n इज इक्वल टू a टू द पावर x। सिंपल है, बताओ कैसे। छोड़ो मैं नहीं बता रहा, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो क्या है, n इज इक्वल टू a टू द पावर x। अब बिल्कुल यही सेम प्रॉपर्टी यूज करके, अरे भाई मैथ्स बुक जल्दी आ भाई, बिल्कुल यही सेम प्रॉपर्टी यूज करके आपको जो बीच के क्वेश्चन छूट गया था, 1 2 3 तो हो गए थे, फोर्थ जो छूट गया था ये करना है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं इसमें हम, प्रॉपर्टी नंबर 17। बताइए जी, यहाँ पर आप कौन हो, आप जल्दी बताइए। रूट ऑफ 2, आप हो रूट ऑफ 2। आपने लॉग को लात मारी सिचुएशन से बाहर, ए को भी किक मारा और एक इसके पास पहुँच गया इक्वल टू की दूसरी साइड, और जो था इधर पहले से वो भगवान जी के पास पहुँच गया, यानी कि ऊपर पहुँच गया, यानी कि पार में पहुँच गया। अब बताइए इंडसिस चैप्टर को याद करो।
पावर को अगर हम इक्वल टू की दूसरी साइड पहुंचाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, रिवर्स। याद आ रहा है इंडक्सिव चैप्टर। तो 1/6 अगर √2 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, अरे यार मैंने क्या लिख दिया है, √2 इज इक्वल टू ए। जब भी पावर इक्वल टू की दूसरी साइड जाती है तो रिवर्स हो जाता है, तो 1/6 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। अगर इधर 6 होता इधर जाता तो 1/6 हो जाता है, ठीक है ना ऐसे। अब √2 क्या होता है, 8। लो जी आंसर आ गया। आप इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हो, जो दूसरा तरीका है ना वैसे भी कर सकते हो, बट सबसे इजी तरीका ये है इसको करने का। आपका जो तरीका है उससे आसान नहीं होगा, उसमें ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे, ठीक है ना। आंसर आ जाएगा उससे कि मुझे पता आप क्या कहना चाह रहे हो, उससे भी आंसर आता है, बट ये ज़्यादा ईजी है, इससे जल्दी आंसर आता है, ठीक है जी। आगे बात समझ। प्रॉपर्टी नंबर 17 इस तरीके से यूज़ होती है। जब भी आपको क्वेश्चन दिखे लॉग हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो, कुछ बेस हो, कुछ नंबर हो, इक्वल टू की दूसरी साइड भी कुछ हो, तो आपको दिमाग में एक ही प्रॉपर्टी याद करनी है, प्रॉपर्टी नंबर 17, कि भाई ज़िंदगी में प्रॉपर्टी लगाई और लॉग ज़िंदगी से दूर हो गया। देखो ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में लॉग दिखेगा ही नहीं आपको, ठीक है ना, लॉग ज़िंदगी से दूर। चलिए 5th हो गया, 6th हो गया। एक अभी हमारी आखिरी प्रॉपर्टी बची है, वैसे करा ही देता हूँ। आखिरी प्रॉपर्टी ये रही, e⁻ log a इज इक्वल टू ए। ये शायद आपने 11th-12th क्लास में भी पढ़ी है, ठीक है ना। e⁻ a इज इक्वल टू ए। अगर बेस में e है, याद रखना बेस में क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e, और पावर में log a है, तो आंसर क्या होगा, log के आगे जो भी नंबर लिखा है दैट इज योर आंसर। अगर a लिखा है तो a आंसर, 10 लिखा होता तो 10 आंसर, 1 लिखा होता तो 1 आंसर। आगे बात समझ, ठीक है, ईजी। ये प्रॉपर्टी भी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ठीक है ना। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो मार्क कर लो आप लोग, जैसे कि आप उन पर फोकस रखो। इम्पॉर्टेंट, 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 वेरी इंपॉर्टेंट, 2 टिक लगा दिए, 3 टिक लगा दिया, ठीक है ना। फिर एक इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो थोड़ा सा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ईजी वाली प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। और फिर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जो मेन फोकस रखना है इन प्रॉपर्टीज़ पर रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 18 में से 10 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो 10 प्रॉपर्टी वो इजी भी हैं देखा जाए तो। log 1 0 होता है, log a बेस a 1 होता है, log a⁻x बेस a x होता है, log a⁻x x log a होता है। ये प्रॉपर्टीज़ तो आप मान के चलो बहुत ही ईजी हैं, ठीक है ना, इनमें कोई याद रखने वाली बात भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पहली जो आपको याद रखनी है 5th, ये भी आपको याद हो गई होगी, ठीक है ना, log y बेस a log y अपॉन log a होता है, ठीक है ना। फिर ये प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है एक, ठीक है ना, ये आपको थोड़ी मुश्किल भी लगी थी। ये अगेन इजी प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा। log a प्लस log b log a इंटू बी होता है, log a माइनस log b log a अपॉन बी होता है, या फिर log a मल्टीप्लाई बाई b log a प्लस log b होता है, log a अपॉन b log a माइनस log b होता है। और इन दोनों का मिक्स ब्रीड है प्रॉपर्टी नंबर 12। और फिर ये आखिरी प्रॉपर्टी, ये तो आपको याद हो ही गई होगी, अब लात मारने वाली, ठीक है, किक मारने वाली, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर ये प्रॉपर्टीज आपको याद है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हो। 7th क्वेश्चन इजी है, दिक्कत सिर्फ इसमें एक है कि क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता कि करना क्या है। फाइंड द बेस इन लॉगरिथम ऑफ 32 इफ 10/3। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द बेस, बेस निकालना है, तो गिवन क्या है, लॉगरिथम ऑफ 32 को कैसे लिखेंगे, log 32 इफ 10/3, इफ 10/3, तो बताओ बेस क्या रहा होगा, तो लेट इट बी x। बताओ जी कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रही है, किक मारने वाली, ठीक है ना। तो आप कौन हो इस केस में, 32। लॉग को लात मारी सिचुएशन के बाहर, x को किक मारी, 10/3 ऊपर पहुंच गया। तो 32 को हम क्या 2⁵ लिख सकते हैं, हाँ या ना। और जब ये पावर इस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, 3/10, इजी। अब बताइए 5 and 2 3/2, 2⁵3/2 को कैसे लिख सकते हैं, 3/2 समझ आ गया।
2^3/2 को कैसे लिख सकते हैं? दो तरीके हैं, एक तो है 2^3 1/2 या दूसरा तरीका है 2^1/2 पावर 3। ठीक है ना, इंडसिस चैप्टर याद आ रहा है? याद आ रहा है इंडसिस चैप्टर? बताओ जी 2³ क्या होता है? 8। तो आंसर क्या आ जाएगा? √8, क्योंकि 8^1/2 यानी कि √8। और 2^1/2 क्या होता है? √2। √2 क्या होगा? √2 मल्टीप्लाई बाय √2 यानी 2√2 या √8 भी लिख सकते हो, 2√2 भी लिख सकते हो। आ रही है बात समझ आप लोगों को? ठीक है ना। ऑप्शन देखो कौन सा है। ऑप्शन में आपको √8 दिख रहा है, √8 को टिक कर दो। ये भी और ये भी सेम आंसर है, दोनों सेम है, दोनों कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है जी। देखो √8 को आप क्या लिख सकते हो? √2 मल्टीप्लाई बाय √2 ये होता है √8। √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या हो गया? 2 और √2 एक एज इट इज आ गया। ठीक है ना, बात एक ही है। अब 8th क्वेश्चन तो सुपर डुपर इजी। क्या होगा जल्दी बताइए? log a प्लस log b यानी कि log a इंटू बी यानी कि log 6 इंटू 5 यानी कि log 30। कुछ बच्चे सोचते हैं log 6 प्लस log 5 log 11 होगा, क्योंकि 6 प्लस 5 11 होता है, बट ये बहुत ही वाहियात आंसर होता है। ठीक है ना। बताइए जी। अच्छा, कौन बोलता है कि इसको हम log 1² प्लस log 2² प्लस log 3² लिख सकते हैं? बताइए जी, कौन बोलता है कि इसको हम log 1² प्लस log 2² प्लस log 3² बोल सकते हैं? कोई बोलता है क्या? अगर बोलते हो तो गलत हो, क्योंकि वो चीज़ तभी लिखी जा सकती थी जब ये क्वेश्चन होता। log a इंटू बी इंटू सी क्या होता है? log a प्लस log b प्लस log c। तो आप ये मत सोचना कि ब्रैकेट खोलेंगे तो log हर एक के साथ आ जाएगा, दैट इज टोटली रॉन्ग। अब प्रॉपर्टी लगा ही नहीं रहा, प्रॉपर्टी लगा भी रहे हो तो अब पता नहीं कोई और प्रॉपर्टी किसी और प्रॉपर्टी में मर्ज कर रहे हो। ठीक है ना। इसको कैसे करना है? बहुत सिंपल है। log ऑफ 1² इज 1, 2² इज 4, 3² इज 9। तो 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14। log 14 को हम कैसे लिख सकते हैं? log 2 इंटू 7। बोलो हाँ या ना। log 2 इंटू 7 को कैसे लिख सकते हैं? log 2 प्लस log 7। इजी। गलती से भी log और ब्रैकेट खोलने के बाद log 1² प्लस log 2² प्लस log 3² कर मत देना आप लोग, गलत हो जाएगा वो, क्योंकि वो log a इंटू बी इंटू सी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना। और यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं, बीच में प्लस का साइन है यहाँ पर। अगर ये log प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन होता ना यहाँ पे, तो आप कर सकते थे log 1² प्लस log 2² प्लस log 3²। चलिए कैसे करेंगे क्वेश्चन? log a प्लस log b क्या होता है जल्दी बताइए? log a प्लस log b क्या होता है? log a प्लस log b क्या होता है? बेस क्या है इनका? e। और log की और दूसरी साइड क्या है? log m प्लस n। और बेस क्या है? e। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूं? प्रॉपर्टी नंबर 15। ठीक है जी। तो बताइए एम एन इज इक्वल टू एम प्लस एन हो जाएगा। मैंने क्या बोला? लॉग है दोनों साइड, बेस भी सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है। इसका क्या मतलब है कि जो नंबर्स हैं ये भी सेम होंगे। हमें निकालना क्या है? एम निकालना है। देन फाइंड एम। सारे एम्स एक साइड लेकर के आ जाओ, एम कॉमन ले लो, एम की वैल्यू निकाल लो। आया समझ? पता है चैप्टर इजी लग रहा है मुश्किल लग रहा है? अब बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो। हाँ कुछ भी नहीं लग रहा। चलो 11th क्वेश्चन जो है ये ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन को करने का एक ही स्टैंडर्ड तरीका होता है, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, घबराना नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप सबसे पहले जो सबसे बाहर वाला लॉग होता है इसको सॉल्व करना है, फिर ये वाला लॉग सॉल्व करना है, फिर ये वाला लॉग सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर या तो 1 आता है या 0 आता है, ये भी सुन लो, या तो 1 आता है या 0 आता है। ऑप्शंस में 1 दिख रहा है, 1 को टिक कर दो। ठीक है ना, 0 दिख ही नहीं रहा,
ठीक है ना, 1 को टिक कर दो, बट करते कैसे हैं वो भी बहुत ईजी है, सुनना। कितने लॉग है, 1 2 3, लॉग लॉग लॉग, और हर एक का बेस क्या है 2 2 एंड 2। 16 को बताओ क्या लिखूंगा मैं, याद है ना स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस किए थे 1 2 3 5 वाले क्वेश्चंस, 2 की पावर 4, लॉग लॉग, तो ये 4 किधर आएगा, इस वाली जगह पे क्या हो जाएगा, 4 लॉग 2 बेस 2, ये वाला बेस 2 और ये वाला बेस 2। मुझे बताइए जो मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूँ उसका आंसर क्या हो गया, 1, इसका आंसर 1 हो गया जो हाईलाइट किया, ठीक है ना। लॉग लॉग 4 को बताओ क्या लिखूंगा, 2 स्क्वायर बेस 2 बेस 2, तो ये वाला जो 2 है पावर में किधर आ जाएगा, इधर 2 log 2 बेस 2 बेस 2। बताओ जी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 1। है इसी क्वेश्चन है वाले, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, या तो आंसर इनका 1 आता है या 0 आता है, इनके अलावा कुछ भी नहीं आता, ठीक है। कई बार क्या होता है, मान के चलो यहाँ पे 16 की जगह 8 होता, 16 की जगह 8 होता तो इसका आंसर 0 आता, क्यों आता, नहीं सॉरी, फिर क्वेश्चन भी चेंज करना पड़ता, ऐसे नहीं होता, दिखाऊंगा आगे चल के जब होगा तब दिखाऊंगा, ठीक है ना। 0 कब आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, 8 होता तो 0 नहीं आता, 8 होता तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता। ये तो हो जाता 0, तो पूरे क्वेश्चन 0 हो जाता फिर तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, बट वो इतना वही क्वेश्चन नहीं आता, ठीक ना। वैसे 0 नहीं होता वो जो आप सोच रहे हो ना, वैसे 0 नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब आपको क्या याद रखना है अगला क्वेश्चन देख करके, कि लॉग के क्वेश्चन में अगर आपको दिखता है कि कोई इक्वेशन है, इक्वेशन कैसे पता चलेगा, इक्वल टू साइन से। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी क्या होता है, इक्वेशन होता है। अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिख रहा हो बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब क्या है, वो इक्वेशन है। तो आपका लॉग का क्वेश्चन देखता है और दिखता है इक्वेशन है, तो आपके दिमाग में एक तो ये वाली प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर 15 जो यहाँ पे हमने यूज़ करी थी क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है ना। और एक ये वाली प्रॉपर्टी भी आती है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ करी थी, ठीक है ना, लात मारने वाली प्रॉपर्टी। अब अगर आपको लॉग के क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन दिखता है और ये दिखता है कि भाई सारे लॉग्स हैं कुछ एक नंबर या 2 नंबर्स को छोड़ करके, हाँ देखो लॉग y बेस 10 इज इक्वल टू 2 log x बेस 10 माइनस log z बेस 10, सब कुछ लॉग है, सिर्फ 1 लॉग नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस 1 को भी लॉग में कन्वर्ट करना है, जो भी नंबर है उसको लॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। आपको मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले कोई चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, सुनना। log 10 की वैल्यू 1 होती है। आप बोलोगे सर बेस तो है नहीं। अगर इस चैप्टर के अंदर, लॉगरिथम्स चैप्टर के अंदर किसी भी क्वेश्चन में बेस गिवन नहीं है तो बेस इमेजिनरी होता है, और वो इमेजिनरी बेस होता है 10, याद रखना है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। x प्लस 2x क्या होता है, जल्दी बताइए, क्यों, क्योंकि आप इमेजिन करते हो कि x के पहले क्या है, 1 है, गिवन नहीं है बट आप इमेजिन करते हो कि वो 1 है, तो 1 प्लस 2 ये 3x हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपको log 10 की वैल्यू निकालनी है और बेस गिवन नहीं है तो आपको इमेजिन करना है कि बेस क्या है, 10 है। और log का हमेशा बेस होता है, आपको कभी भी log दिख रहा है उसका बेस नहीं है ना, तो बेस इमेजिनरी है, बट बेस पक्का है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि log का बेस ना हो, इट इज़ इम्पॉसिबल। log का बेस हमेशा होता है और बेस जो गिवन है वही होता है, बट अगर गिवन नहीं है तो 10 होता है। समझ आ गई बात, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या log का बेस गिवन है, हाँ 10 10 और 10। अब मुझे 1 को अगर log में कन्वर्ट करना है तो मैं log a बेस वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा। बेस कौन सा लूँगा, जो पड़ोसियों का बेस है, पड़ोसियों का बेस क्या है 10, तो मैं 1 को क्या लिखूंगा log, क्योंकि पड़ोसियों का बेस 10 है तो यहाँ पे 10, और क्योंकि log a बेस वाली प्रॉपर्टी लगानी है तो यहाँ पे भी 10। आई बात समझ आपको ये वाली, ठीक है ना। आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझाऊंगा इस चीज़ को मैं। आपको क्या करना है, कोई भी नंबर अगर लॉग के क्वेश्चन में गिवन है तो उसको लॉग में कन्वर्ट करना है। लॉग में कन्वर्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस, कुछ चीज़ आपको सोचनी है। पहली चीज़ कि जो अड़ोसी पड़ोसी लॉग हैं उनका बेस क्या है,
वो बेस उस लॉग को दो। तो आपने 1 की जगह लिखा पहले लॉग, और अड़ोसियों पड़ोसियों का बेस देखा, 10 चल रहा है तो बेस लिखा 10। अब मुझे पता है मुझे आंसर 1 तभी मिलेगा जब यहाँ पर भी 10 होगा, क्योंकि लॉग ए बेस वाली प्रॉपर्टी लगानी है मुझे। अगर यहाँ पे पड़ोसियों का बेस 5 होता, ये 10 की जगह 5 होता, 10 की जगह 5 होता, तो हम यहाँ पे log 5 बेस 5 लिखते हैं। अगर ये बेस 6 होता हर एक का, तो यहाँ पे log 6 बेस 6 लिखते हैं। अरे ये बात समझ आप लोगों को, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। अब बताइए, log y बेस 10 इज इक्वल टू log 10 बेस 10 प्लस, इसको क्या लिखूँ, log, बताइए, एक्स स्क्वायर बेस 10 प्लस लॉग माइनस लॉग z बेस 10। आपको ये समझ आया हमने क्या किया? हमने एक तो 1 को log 10 बेस 10 लिखा, और एक ये वाला जो 2 था इसको हम पावर में ले गए। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? प्रॉपर्टी नंबर 4, log a टू द पावर b क्या होता है? b log a। तो हमें b log a दिख रहा है, इसको हमने क्या लिख दिया? log a टू द पावर b। ठीक है जी। अब log a प्लस log b माइनस log c, जल्दी बताइए क्या होता है? वेरी गुड। हमें प्रॉपर्टी नंबर 13 याद रखनी है। अब 12 या 13 कौन सी थी? 12 थी शायद से, हाँ 12, प्रॉपर्टी नंबर 12, ठीक है ना। a प्लस बी माइनस सी, a इंटू बी अपॉन सी होता है। तो देखिए a प्लस बी माइनस सी क्या हो जाएगा? log a इंटू बी अपॉन सी, और बेस आ गया 10। अब कौन सी प्रॉपर्टी याद करनी है हम लोगों को? प्रॉपर्टी नंबर 15। देखो क्या है, और बताओ अगला स्टेप क्या होगा? प्रॉपर्टी 15, ठीक है जी, समझ आ गया। अब क्या हो जाएगा? log log दोनों साइड बेस सेम है, तो y इज इक्वल टू 10x स्क्वायर अपॉन z हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? yz अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, yz अपॉन एक्स स्क्वायर की। साफ साफ दिख रहा है आंसर क्या आएगा? वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो yz इज इक्वल टू 10x स्क्वायर हो जाएगा। 10 इधर ही रहने तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो yz अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। आ गया समझ? yz इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, तो 10 कितना हो जाएगा? yz अपॉन एक्स स्क्वायर। तो yz अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। हाँ जी, आ गया समझ? कोई गिला शिकवा, डाउट्स नहीं है? पक्की बात? अगला क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें, और जिन्हें नोट डाउन कर लिया है वो अगला क्वेश्चन ट्राई करें। ट्राई किया? हो गया? सुनो भाई, ये मैं रब कर दो, सबने नोट डाउन कर लिया है ना? तो वो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। पहले तो बताओ इस लॉग के क्वेश्चन में क्या बेस है? बोलो है सर, 10 है। मना क्यों कर रहे हो? है 10 है, इमेजिनरी है, 10 है। a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b क्या होता है? लॉग ए बी। यहाँ पे 1/2, 1/2 को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ कोई दिक्कत?
प्रॉपर्टी नंबर 4, क्लियर है? ठीक है ना, ये हो जाएगा 1/2 log a इंटू बी, 1/2 log a इंटू बी हो जाएगा log a इंटू बी टू द पावर 1/2, क्लियर है? इधर भी बेस 10, इधर भी बेस 10, इधर भी log, इधर भी log, बीच में एक उल्टू का साइन, क्या मतलब हुआ इसका? a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, क्लियर है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या फिर आप 2 को इधर ट्रांसफर भी कर सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ए बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4ab, 2 का स्क्वायर 4 और रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर ए बी, 4ab इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? मुझे एक बात बताइए, a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या इसको? हाँ या ना? क्या इसको मैं a माइनस बी इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ? हाँ या ना? बताओ क्या इसको मैं a इज इक्वल टू बी लिख सकता हूँ? क्लियर है? तो वैसे a माइनस बी होल स्क्वायर अगर 0 है तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 0 आता है? 0। तो यानी a माइनस बी क्या है? 0। a माइनस बी 0 कब हो सकता है? जब a और b बराबर हो, यही बात है ना, a और b जब बराबर होंगे तभी तो 0 होगा। फर्दर अगर a माइनस बी होल स्क्वायर 0 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। अब मुझे एक बात बताइए, पावर सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन, इसका क्या मतलब हुआ कि बेस भी सेम होगा, यानी a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, इंटरसेप्स की प्रॉपर्टी, और a इज इक्वल टू बी आ जाएगा, ऑप्शन बी। आ गया समझ क्वेश्चन? इजी, ठीक है ना? तो इस चैप्टर के अंदर लॉग की प्रॉपर्टी तो यूज़ हो ही रही है, बट इसके अलावा इंटरसेप्स भी यूज़ हो रहा है, इक्वेशंस भी यूज़ हो रहा है। आ रही है बात समझ आप लोगों को? ठीक है, इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। वेरी गुड। देखो लॉग a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी क्या होगा? लॉग a इंटू बी इंटू सी, यानी कि लॉग a इंटू बी इंटू सी। लॉग 1 0 होता है ना, b पार n गया, a पार n गया, c पार n गया, क्या बच गया? लॉग 1 बच गया, विच इज 0। ठीक है जी, सुपर इजी। बिल्कुल इसी तरीके से अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। ए स्क्वायर अपॉन बी सी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर अपॉन सी ए मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इसका भी 0। ए बी सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं न्यूमरेटर को, और नीचे भी ए बी सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये और ये गया, 1 बच गया, log 1 इज इक्वल टू 0, है ना इजी। तो ये चैप्टर में देखो क्या है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ है, बट कौन सी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही हैं? जो इजी वाली प्रॉपर्टीज़ है, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाई हैं, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को लग रही थी वो इतनी यूज ही नहीं होती, बट वो करना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया उन प्रॉपर्टी पे बेस्ड तो होगा नहीं अगर करोगे नहीं तो, और चांसेस कम है बट आ तो सकता है, ठीक है ना। जब आप 11th क्लास में 12th क्लास में थे तो टीचर बोलता था स्कूल के अंदर कि भाई बोर्ड्स में इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट इनके कम हैं। जिनके कम हैं वो भी तो कराते थे, वो भी तो पढ़ के जाते थे कि भाई बाई चांस आ गया तो क्या करेंगे। वही सेम सिनेरियो यहाँ पर, ठीक है ना। इनके इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मार्क करवाई हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बट बाई चांस अगर इन पर बेस्ड आ गए तो कर पाएँ हम लोग, इसलिए इनको करना है, ठीक है ना। चांसेस बहुत कम होते हैं बट आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखें, ठीक है ना। आपका टाइम भी हो गया, एक छोटा सा ब्रेक ले लो, फिर अभिजीत सर आपकी क्लास ले लेंगे। होमवर्क सुन लो भाई, ये सॉफ्ट कॉपी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। अच्छा, ग्रुप जो है हमारा उसमें कौन कौन एडेड नहीं है? अब नंबर्स बताओ जल्दी जल्दी, आप अपना नंबर बताइए। हाँ, 27 9084283527। कॉलर है आपके पास? आपका नाम बताइए एक बार। मुस्कान। अनन्या अभी एडेड नहीं हो? नंबर बताइए। 82 हम्म 851 हम्म 73
73727 आपका नंबर है मेरे पास। ठीक है, बताओ नाम, बताओ नंबर। अरे आप एडिट नहीं हो ना। 99357 222 6 9 99357 222 आपका नाम प्रथम, प्रणय, बहुत कन्फ्यूजन है भाई। और कौन एडिट नहीं है? आप हो एडिट? ओके, आपका नाम प्रथम। नंबर बताइए। 8595 790 625 8595790625। कॉलर है आपके पास? सी फाउंडेशन, सी फाउंडेशन उसमें लिखा है फाउंडेशन नवंबर 22 वाला ग्रुप जो है। ठीक है, प्रथम। और कोई एडिट है ऐसा जो नहीं एडिट है? आप एडिड हो? ओके, आपका नाम दोबारा बताओ एक बार। तनिष्का, तनिष्का। अरे आप तो बहुत पहले से एडिड हो, और थोड़ा टाइम लगेगा, और 2-3 क्लासेस। कौन कौन आया आज? अपना प्रथम ऑनलाइन और कोई था? पल्लवी। पल्लवी, पल्लवी कोई डाउट है आपको आज की क्लास के? सर इंडिसेस चैप्टर का 50 क्वेश्चन। इंडिसेस चैप्टर का 50th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 कहाँ हो तुम? ये रहा। देखो भाई पल्लवी, पहला स्टेप था हमारा रैशनलाइजेशन। 7 + 4√3 अपॉन 7 - 4√3 मल्टीप्लाई बाय 7 + 4√3 डिवाइड बाय 7 - 7 + 4√3। रैशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर, क्योंकि दोनों का सेम है, तो 7 + 4√3 स्क्वायर हो जाएगा, रूट लगा दिया, अपॉन रूट ऑफ a + b a - b। हमें यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है, तो हम क्या कर देंगे इसको, a² - b²। तो 7 + 4√3 ये स्क्वायर है, और ये रूट कट गया, तो 7 + 4√3 बच गया, और 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 48, तो 49 - 48 1 का स्क्वायर रूट इज 1, यानी एक ही वैल्यू आ गई 7 + 4√3, एक ही वैल्यू आ गई 7 + 4√3। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया पल्लवी? यस सर। ओके, अब हम क्या करेंगे, 7 को a के साथ लेकर के आएंगे, तो a - 7 = 4√3 हो जाएगा, एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो a² + b² - 2ab एंड हो जाएगा 48। 48 को उधर ही रखते हैं, 49 को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो 48 - 49 आ गया -1। यहाँ तक समझ आ गया आपको पल्लवी? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि आपको a × a यानी कि a² - a × 14a इसके होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास a² - 14a की तो वैल्यू आ गई कितनी, -1, तो a² - 14a होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1। क्वेश्चन समझ आ गया पल्लवी? नो सर। अच्छा, देखो यहाँ तक समझ आ गया था ना आपको? यस सर। अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो बताइए क्या होगा, बताइए, बोलो पल्लवी। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो a × a² होगा, माइनस a × 14 14a होगा। क्लियर है? यस सर। और इसका स्क्वायर भी है। अब मुझे एक बात बताइए, a² - 14 है यहाँ पर भी है, a² - 14 है यहाँ पर भी है, तो क्या a² - 14 a की वैल्यू में -1 पुट कर सकता हूँ? यस सर। और इसका स्क्वायर कितना होता है, -1 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1। बस आंसर आ गया। अब समझ आया? यस सर। ओके, इसमें इतना इतना मुश्किल कुछ था ही नहीं, कहाँ कन्फ्यूज हो रहे थे तुम? चलो कोई नहीं, अब समझ आ गया ना?
ओके, अब ऑनलाइन रहना, अभिजीत फिर क्लास ले लेंगे, ठीक है।